दोस्तों एंशियंट इंडिया को हम लोग कवर कर रहे हैं। एंशियंट इंडिया में हम लोगों ने सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। दोस्तों जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था तो फिर वैदिक एज स्टार्ट हुआ था जो कि 1500 बीसी से लेके 500 बीसी तक चला था। इसके बेसिकली दो फेजेस हैं, एक है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जो था वो 1500 टू 1100 बीसी तक चला था और 1100 टू 500 बीसी तक लेटर वैदिक पीरियड चला था। इस लेक्चर में हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों पढ़ेंगे, दोनों के ट्रांजिशन को समझेंगे। उससे पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। दोस्तों शुरुआत हम लोगों ने स्टोन एज से की थी। जो हम लोगों ने देखा था, जो सर जॉन लुबॉक थे जिन्होंने प्री हिस्टोरिक टर्म को डिफाइन किया था और उसके बाद उन्होंने स्टोन एज को फेजेस में डिफाइन किया था। उससे पहले एक व्यक्ति की चर्चा हम लोगों ने की थी, थॉमसन। थॉमसन ने दिया था थ्री एज सिस्टम का कॉन्सेप्ट। उन्होंने बताया था जो पहला था स्टोन एज, दूसरा था ब्रॉन्ज एज और तीसरा था आयरन एज। दोस्तों स्टोन एज को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया था जिसमें हम लोगों ने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक की चर्चा की थी। उसके बाद आता है ब्रॉन्ज एज। उसके बीच में हम लोगों ने चाल्कोलिथिक पीरियड की भी बात की थी जहाँ पे कॉपर का इंट्रोडक्शन हुआ था। चाल्को प्लस लिथिक यानी कि कॉपर प्लस स्टोन, इन दोनों ने मिलकर चाल्कोलिथिक पीरियड को बनाया था। उसके बाद आया था ब्रॉन्ज एज जिसकी चर्चा हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में की थी। अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में हम लोग आयरन एज को देखेंगे जो कि लेटर वैदिक पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ था, नॉट इन अर्ली वैदिक पीरियड बट इन लेटर वैदिक पीरियड। ये आपको दिमाग में रखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों हम लोगों ने टाइमलाइन देखा था। टाइमलाइन में हम लोगों ने एक चीज गौर की थी, जो स्टोन एज के पैलियोलिथिक फेज में ज्यादातर समय आइस एज से ही गुजर जाता है, आइस एज में ही गुजर जाता है। और जब आइस एज खत्म होती है तो फिर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। मीसोलिथिक फेज में आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल को देखने को मिलता है। इसके अलावा नियोलिथिक फेज में एक तरीके का रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। जैसे एग्रीकल्चर की शुरुआत जो है वो नियोलिथिक फेज में ही हुई थी। पॉटरी की शुरुआत भी न्यूलिथिक फेज में ही हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने सिविलाइजेशन पे मूव किया था और सिविलाइजेशन में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। दोस्तों जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत होता है तो फिर वैदिक एज आता है। दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन लाइफ के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था और इसी बीच में मैंने आपको बताया था रेशियल डाइवर्सिटी के बारे में। ये बताया था आर्यंस के बारे में, जो आपके अभी जो वैदिक एज वाला लेक्चर होगा उसमें ये कहानी में हीरो थे। आर्यन या फिर कॉकसॉइड। कॉकसॉइड का मतलब ये हुआ जो टर्की का जो रीजन है ना, वहाँ पे जो कॉकस माउंटेन है उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको कॉकसॉइड्स कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल एशिया और स्टेपिस, ये आपको दिमाग में रखना है। स्टेपिस एक तरीके का ग्रास लैंड है। ठीक है, तो जो लोग इस ग्रासलैंड पे रहते हैं ना, जहाँ पे, वहाँ की बात यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे आपको कीवर्ड देखने को मिलेगा वैदिक पीपल। तो ये 1500 बीसी के दौरान हमारे इंडिया में आते हैं और आने के साथ साथ संस्कृत और वैदिक कल्चर को लेकर आते हैं। ठीक है, इनके चेहरे की बनावट इस तरीके की है, देख सकते हैं आप, जो ओवल इन शेप है ना, ओवल इन शेप है। एंट्री इनकी इधर से होती है, हिंदू कुश माउंटेन से इनकी एंट्री होती है, जिसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों उससे पहले हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। जो टाइम पीरियड था वो था 2500 बीसी टू 1750 बीसी। ठीक है, और इसके साथ साथ ही बहुत सारे सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी थे, मतलब साथ साथ चल रहे थे, जिसमें मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना, जो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो। ठीक है, ये है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन और साथ साथ में है ये टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर्स के किनारे में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये है आपका नाइल रिवर, ठीक है, जो इजिप्ट में है। और ये है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप जो कि मेच्योर फेज को शो करता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे भारत का और कुछ एरिया पाकिस्तान का, कुछ अफगानिस्तान का, ये मिलके आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का जोन बनता है। दोस्तों जब हम लोग वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे तो ये एंट्री ये जो आर्यन स्लो की एंट्री होगी वो इधर से ही होगी। ठीक है दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की थ्योरीज को हम लोगों ने देखा था। उसमें एक आर्यन इन्वेजन करके भी चीज़ें दी गई थी, जो कि बेसिकली डिबेटेड था। कुछ हिस्टोरियंस का मानना था जो आर्यन का जब इन्वेजन हुआ वही कारण बना था इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का, जो कि ऐसी बात नहीं है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है, जो कोई मास कॉन्फ्लिक्ट नहीं रिपोर्ट हुआ, इसके कोई सबूत हमें नहीं मिलते हैं। बहुत सारी स्कल्स जिसकी कोई मुंडी ना हो, अगर ऐसे कोई सबूत मिल रहे हो तो कह सकते हैं जो कोई बहुत बड़ा मास कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो ऐसा कहा जाता है जो आर्यन इन्वेजन
आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की थ्योरी नहीं हो सकती। भले कोई क्लाइमेटिक चेंज हो, ठीक है, लेकिन आर्यन इन्वेजन इसकी थ्योरी नहीं हो सकती और ये हाईली डिबेटेड बात है। खैर जो भी बात हो, लेकिन अब हम लोग वैदिक एज यानी कि 1500 बीसी टू 500 बीसी तक के भारत को देखने जा रहे हैं। देखो शुरुआत करते हैं आर्यन से। आर्यंस जो है ना, ये कोई रेस नहीं है, ठीक है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ये बेसिकली कल्चरल लिंग्विस्टिक ग्रुप है। कौन सा लिंग्विस्टिक ग्रुप है? तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस वाला। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है ना, जो हमारे वर्ल्ड में जो जितने भी लैंग्वेजेस के प्रकार हैं, इसका सबसे बड़ा जो लैंग्वेज फैमिली है वो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, जिसको हिंदी में कहते हैं भारोपीय, भारत और यूरोप, भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है। ये 70% पूरे लैंग्वेज फैमिली में कंट्रीब्यूट करता है। और ऐसा कहा जाता है जो आर्यंस जो थे यही कल्चरल लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, ठीक है। आर्यन का मतलब होता है नोबल, नोबल का मतलब सीधा साधा व्यक्ति जो संस्कृत भाषा है। अब ये संस्कृत भाषा जो है ये इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है। इसके अलावा जो आपने देवनागरी स्क्रिप्ट की बात सुनी होगी, ये भी इंडो यूरोपियन फैमिली का ही पार्ट है। इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जैसे गुरुमुखी, मराठी, बंगाली, मैथिली, ये सारे के सारे भारोपीय भाषा परिवार के ही पार्ट हैं, जिसको मैं लैंग्वेजेस इन इंडिया में आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से। दोस्तों जब आर्यंस आए तो इनके साथ साथ कुछ थ्योरी भी आई। अब ये आर्यन आए कहाँ से? तो शुरुआत के दौर में बहुत सारी थ्योरीज सामने आई। कुछ थ्योरीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मैक्स म्यूलर साहब ने कहा था जो ये सेंट्रल एशिया और यूरेशियन यूरेशियन स्टेपिस के आसपास से आए थे। और ये मैक्स मिलर कौन थे? तो ये थे ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का मतलब ये हुआ जो यही सब चीज़ें पढ़ते होंगे ना, जो भाषा का विज्ञान हो गया या फिर कौन सा लोग कहाँ जा रहा है, कैसे क्या है, ठीक है, क्या मूवमेंट रहा है, उनके कल्चर्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो ये काम है ओरिएंटलिस्ट का। मैक्स मिलर भी ओरिएंटलिस्ट थे। तो इन्होंने कहा जो सेंट्रल एशिया और ये यूरेशियन स्टेपिस स्टेपिस ग्रासलैंड होता है, वहाँ से आर्यंस आए थे, जो कहीं हद तक बात सही भी है। क्यों? क्योंकि इसके प्रूफ के बेसिस पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था जो ये आर्यंस जो थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे, और इन्होंने किताब भी लिख डाली आर्कटिक होम इन द वेदास, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही फेवरेट बुक है और बहुत बार सवाल पूछती है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। विलियम जोन्स भी ओरिएंटलिस्ट थे। इन्होंने बताया जो आर्यंस जो थे वो यूरोप से आए थे, ठीक है, जो एक तरीके के रेस को दिखाता है। हम लोगों ने देखा, लेकिन ये तो रेस नहीं है, ये बेसिकली लैंग्वेज पे आधारित एक तरीके का ग्रुप है। दयानंद सरस्वती ने कहा था जो ये तिब्बत से आए थे, इसके कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैप देख लेते हैं जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को दिखाते हैं। देखो ये है हमारा भारत और ये है वैदिक कल्चर जो कि 1500 बीसी में था, ठीक है। इसके ऊपर जो आप एरिया देख रहे हो ये है तिब्बत। यहाँ से कोई एविडेंस हमें तो अभी तक तो नहीं मिला है। इसके अलावा देखो ये जो रीजन है ना, ये है स्टेपिस कल्चर का रीजन, ठीक है, यूरोप भी आसपास में ही है। और ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है ना वो स्टेपिस रीजन है, और आर्यन का मूवमेंट भी इसी तरीके से दिखाया गया है, जो किस तरीके से आर्यंस जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे मूव करते हैं। और ये जो रेड वाला जो मूवमेंट दिख रहा है वो धीरे धीरे भारत में भी प्रवेश कर जाता है। उससे पहले इनका ईरान में बहुत दिन तक हॉल्ट रहा है, और ये ईरान में जाके सेटल हो गए थे और धीरे धीरे करके भारत में एंट्री मारते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आर्यन कोई रेस तो है नहीं, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे क्लैंस हैं। अब ये जो क्लैंस हैं ना आपस में उलझते रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है जो ये कहीं जा रहे हैं जंग जीतने के लिए, ये अपने आप में भी लड़ते रहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा है जो आर्यंस का प्रवेश एकाएक नहीं हुआ हमारे भारत में, धीरे धीरे करके हुआ, ठीक है। और ये ट्राइब्स के बेसिस पे सेटल होते चले गए। अब जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कहेंगे तो ये रीजन देखो 1700 बीसी के दौरान में एंड्रो नोवो रीजन, ठीक है, कहाँ पे है ये? तो ये है सदर्न साइबेरिया में, ठीक है। ये एंड्रोनोवो कल्चर जो है ना उसमें आपको इंडो ईरानियन स्पीकिंग पीपल के सबूत मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, ठीक है, जो कि आर्यंस के एंसेस्टर्स थे। पहली बात ये, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये यहाँ से चल के आए थे और ईरान में सेटल हो गए थे, और धीरे धीरे इन्होंने भारत में अपने पैर पसारने शुरू किए थे। इसके अलावा एक बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन है जो कि टर्की में मिला था, और इस इंस्क्रिप्शन में ये जो आप टैबलेट स्टोन टैबलेट देख रहे हैं इसमें वैदिक गॉड के नाम जैसे इंद्र, मित्र, वरुणा और एक और नाम था नात्सियाज, ठीक है, उनका नाम मिला था एज अ। और ये जो इंद्र, मित्र और वरुण जो हैं ये हमारे वैदिक गॉड हैं, और इनकी चर्चा इस इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक लिंक नज़र आता है।
और ये लिंक ये दिखाता है जो 2000 बीसी में, ठीक है, आर्यंस जो हैं वो सबसे पहले यूरेशिया में मूव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरे कलर का ये ले लेता हूँ हाइलाइटर, कौन सा लिया जाए, ग्रीन लिया जाए, ब्लैक लिया जाए, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये लोग यूरेशिया में मूव करते हैं। उसके बाद इनका धीरे धीरे सेटलमेंट ईरान में होना शुरू होता है 1700 टू 1500 बीसी में, ठीक है। और ये इंडो ईरानियन पीरियड था। और फिर 1500 बीसी में ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदू कुश पास, यहीं पे हिंदू कुश पास, हिंदू कुश माउंटेन है और दो माउंटेन्स के बीच के रास्ते को हम लोग पास कहते हैं। तो हिंदू कुश पास से ये लोग इंडिया में एंट्री मारते हैं। और जब ये एंट्री मारते हैं तो यहाँ पे मान लो पहले कुछ भी होगा, ठीक है, कोई भी लोग होंगे, तो वो आर्यन से नहीं जीत सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनके पास था सुपीरियर वेपन्स, ठीक है। वेपन्स किसका? आयरन का? नहीं, आयरन की तो बात ही नहीं है। आयरन तो आपको लेटर वैदिक फेज में आया, ठीक है। कॉपर, ब्रॉन्ज कह लो, उन सब का था, ठीक है। इसके अलावा हॉर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका इंट्रोडक्शन होता है और ये लोग रथ पे सवार होके आते हैं। इसके अलावा इनके पास अच्छी खासी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी होती थी, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये लोग इंडिया में एंट्री मारते हैं। और जब ये एंट्री मारते हैं तो शुरुआत हो जाती है वैदिक एज की, ठीक है। अब वैदिक एज की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड आपको देखने को मिलता है। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 टू 1000 बीसी, और इस पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद इसी समय लिखा गया था, ठीक है। और ऋग्वेद जो है ये एक संहिता है। संहिता का मतलब कलेक्शन, ठीक है। मंडल्स कह लो, ठीक है। कितने मंडल्स का? तो 1 टू 10, टोटल 10 मंडल्स हैं, जिसमें से मंडल सेकंड और मंडल सेवेंथ जो है वो शुरुआती दौर में लिखा गया था, अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था, ठीक है। और इसमें जो जोग्राफिकल एरिया की बात की गई थी वो था सप्त सिंधु, ठीक है, यानी कि 7 रिवर्स रीजन, ठीक है, इसकी बात हो रही है। सप्त सिंधु यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, सिंधु रिवर, इंडस, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड रिवर। इसके अलावा वितास्ता, झेलम, जो कि वेरीनाग स्प्रिंग से निकलता है। जब हम लोग ज्योग्राफी को कवर करेंगे तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद अस्किनी, अस्किनी का मतलब होता है चेनाब, यानी कि डार्क कलर। अब स्किन जो है ना, यहाँ पे कीवर्ड स्किन, स्किन डार्क है और डार्क कलर्ड यानी कि चेनाब है। चेनाब का मतलब होता है डार्क स्किन, जो कि यहाँ पे बेसिकली डार्क वाटर को शो करता है, उसके रेलेवेंस पे ये नाम रखा गया है। उसके बाद परुशनी, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, जो बेसिकली रावी रिवर है। यहीं पे लड़ाई होती है बैटल ऑफ 10 किंग्स की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्यन कोई रेस तो है नहीं, इसमें बहुत सारे क्लैन है, ठीक है, जो अपने आपस में उलझते रहते हैं। तो रावी नदी के किनारे में बैटल ऑफ 10 किंग्स की लड़ाई हुई थी, 10 राजन युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, किन के बीच में हुई थी, क्या हुआ था निर्णय, सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद विपासा रिवर की बात कर लेते हैं, जो कि बेसिकली ब्यास रिवर है। और उसके बाद सुदुत्री, सतलज। अब ये नाम पूछते हैं, एंशंट नेम पूछते हैं, मैंने सोचा इस पे एक नेमोनिक्स बना दूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो कहीं ना कहीं आप इसको याद कर लोगे, जैसे सुदुत्री, सतलज, विपासा, ब्यास, परुशनी, रावी, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे बैटल ऑफ 10 किंग्स ही हो गया था। उसके अलावा एस्किनी मतलब डार्क कलर्ड यानी कि चेनाब, उसके बाद वितास्ता, झेलम। तो ये आप नाम याद कर लेना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये जो सरस्वती रिवर है ना, ये यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा पूजी जाती हैं। ये बेसिकली घग्गर और हकरा रिवर सिस्टम है, ठीक है, ये ओवरऑल पूरा का पूरा सिस्टम है। और ये सर्वश्रेष्ठ नदी माना गया है और इसको नदी तमा भी कहा गया है। जैसे आपने सुना होगा सर्वोत्तम, हिंदी में सर्वोत्तम, ठीक है। तो इसी तरीके से नदीतम यानी कि ये रिवर में सबसे बेस्ट है। उसके अलावा मातेतम यानी कि मोस्ट मदरली, और देवीतम यानी कि मोस्ट डिवाइन भी है। तो ये थे आपको 7 सैक्रेड रिवर्स, जिसकी चर्चा अर्ली वैदिक पीरियड में मिलती है, ठीक है, जो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा अफगान कनेक्शन भी दिखता है। ऋग्वेद में आपको कुब्भा रिवर, जो कि आज के समय की काबुल रिवर है, ठीक है, और इसके अलावा कुर्रम रिवर, ठीक है, जो आज के जो क्रमू रिवर के नाम से जानी जाती है। आपको यही चीज़ ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है, जो कि अफगान कनेक्शन को दिखाता है। ये दिखाता है जो आर्यन का प्रेजेंस जो था वो अफगान में ही था। तो दोस्तों, ईरान, अफगान, इन सभी जगह से ही होते हुए जो आर्यंस थे इंडिया में आते हैं, है ना। ऋग्वेद में यमुना की भी चर्चा मिलती है, 2 बार इसकी चर्चा मिलती है, और गंगा की भी चर्चा मिलती है, एक बार ही इसकी चर्चा देखने को मिलती है। कारण क्या है? कारण यह है
जो ऋग्वेद कब लिखा गया था, अर्ली वैदिक पीरियड की बात है। और ये जब लिखा गया था तो फिर ज्योग्राफिकली हम लोग उतना मूव नहीं किए थे, जैसा कि हम लोगों ने मैप में देखा था। देखो, ये जो गंगा है रीजन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ठीक है, और अर्ली वैदिक पीरियड यहीं से खत्म हो जाता है, और गंगा की चर्चा एक बार ही देखने को मिलती है। यही कारण है गंगा की चर्चा अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं है, लेटर वैदिक पीरियड में है। और लेटर वैदिक पीरियड में ऋग्वेद नहीं लिखा गया था, वो तो अर्ली वैदिक पीरियड में ही लिखा गया था, ठीक है। तो फिर लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या हुआ था वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो, लेटर वैदिक पीरियड में आपको सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो चार वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिनको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें से ऋग्वेद जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है ये बाद में लिखा गया था, ठीक है। और इसके अलावा ब्राह्मण्स, अरण्यक, उपनिषद। अब ये क्या है, तो जब आप वेद को पढ़ोगे ना, उसके साथ साथ एडिशनल जो टेक्स्ट होंगे ना, उनको ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद कहते हैं। इनके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो ये क्या है बेसिकली। देखो, वेद तो हैं ही, चार वेद हैं, ठीक है, लेकिन इनसे जुड़े हुए और भी जो बुक्स होंगे या फिर पढ़ने का तरीका होगा, उन सभी को ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद में काउंट किया गया है, जिसको हम लोग अभी आगे समझेंगे जो बेसिकली ये हैं क्या। ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर लेते हैं, तो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होता है। गंगा, यमुना, दोआब रीजन जो है वो आपको लेटर वैदिक पीरियड में कवर होता है। और यहाँ पे पेंटेड ग्रेवियर और आयरन एज देखने को मिलता है। पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी की बात हो रही है, जहाँ जहाँ पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी मिली है और वहाँ पे आपको आयरन एज होने के सबूत मिले हैं। लेटर वैदिक ज्योग्राफी की बात करें तो कुरु पंचाल रीजन, देखो ये है पंचाल, ये है कुरु, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद कौशल, विदेह, अपर गंगा वैली। अब जरा लिटरेचर की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको एक और चीज़ बता दूं, एक टॉपिक है लिटरेचर इन इंडिया, जिसमें हम लोग वेद से ही शुरुआत करेंगे। उसको मैंने अलग लेक्चर में रखा है, उसको मैं बहुत अच्छे से कवर करूंगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बुक्स एंड ऑथर्स जो होता है ना, उसमें आपको इंडियन लिटरेचर से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो उसको मैंने अलग से रखा है, उसको मैं अच्छे से कवर करूंगा ही करूंगा। यहाँ पे सिर्फ आप चीज़ों को समझने पे ध्यान दो। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आर्यंस जो थे, इसमें बहुत सारे क्लैंस थे जो आपस में क्लैश करते थे, जिसको हम लोग क्लैश ऑफ द क्लैंस कहते हैं, ठीक है। गेम ऑफ थ्रोन वाला हिसाब किताब है। तो कुरु पंचाल रीजन जो है, ये आपको यहाँ से महाभारत की स्टोरी सामने निकल के आई। और कैसे प्लॉट तैयार हुआ, तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, बैटल ऑफ 10 किंग्स जो था ना, वही आपको आगे चल के महाभारत का एक बेस तैयार करके देता है। इसके अलावा कौशल रीजन जो है, आपने सुना होगा अयोध्या, तो यहाँ पे रामायण की बात हो जाती है। विदेह, तो रामायण में जो माँ सीता जहाँ की थी, ठीक है, ये रहा आपका विदेह रीजन, ठीक है। तो नॉर्थ बिहार जो है वो विदेह है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लिटरेचर भी इससे कनेक्टेड है, ठीक है। और अपर गंगा वैली जो है वो कोर एरिया था लेटर वैदिक कल्चर का। चलिए, वेदा क्या होता है, तो वेद जो होता है उसका वो आता है विड वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू नो, मतलब एक तरीके का सेक्रेड नॉलेज, ठीक है। शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से, और ये एक तरीके का श्रुति लिटरेचर है, ठीक है, मतलब व्हाट इज हर्ड। आपने कोई बात किसी व्यक्ति के कान में कही, ठीक है, और वो कोई और व्यक्ति को कह रहा है, वो कोई और व्यक्ति को कह रहा है, सिमिलरली ये इन्फॉर्मेशन पास होती जाती है, और उसके बेसिस पे जो टेक्स्ट तैयार होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं श्रुति, श्रुति लिटरेचर, ठीक है। सुनती हुई आई हुई चीज़ें जो याद रह जाती हैं, उसके बेसिस पे ये श्रुति लिटरेचर तैयार होता है। चार वेद हैं, सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। 1500 बीसी टू 1200 बीसी के दौरान ये लिखा गया था, और इसका मतलब होता है वेद ऑफ प्रेज। ऋग वेद, ऋग मतलब आपको प्रेज। ऋग का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। देखो, इसको टोटल 10 मंडल्स में डिवाइड किया है, समझ जाओ 10 बुक्स है, ठीक है। इस तरीके से 10 बुक्स हैं, जिसमें टोटल 1028 हाइम्स हैं। पूछते हैं, ये सारे सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, लेकिन मैं आपको इतने क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो 10 मंडल्स हैं, इसमें से 2 से लेके 7 यहाँ तक जो था वो शुरुआती दौर में लिख लिया गया था, ठीक है। और ये जो 7वां मंडल है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही है आपका बैटल ऑफ 10 किंग्स। इसी में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे 10 राजन युद्ध में। राजन जो थे चीफ, मतलब कोई भी अगर मान लो ट्राइब है, उसका जो चीफ होगा ना, उसको हम लोग कहते हैं राजन। यहीं से वर्ड निकल के आया है राजा, ठीक है। उसके बाद इसी में मंडल 3 है,
जो कि बेसिकली गायत्री मंत्र से एसोसिएटेड है। विश्वामित्र भी इसी से एसोसिएटेड है। उसके बाद मंडल नाइन्थ जो बाद में लिखा गया वो सोम पे आधारित है। सोम क्या है? तो एक तरीके का दो इसके दो मीनिंग आए हैं। एक तो है सैक्रेड प्लांट है और एक है सैक्रेड ड्रिंक। ठीक है। और मंडल 10th में है पुरुष सूक्त, जो कि पहली बार वर्णा सिस्टम जो है, 4 वर्ण जो थे उनके बारे में ये बताया जाता है। इसमें कौन कौन है? तो एक तो है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ठीक है। अब ये अर्ली वैदिक फेज में उतने ज्यादा रिजिड नहीं थे, ये लेटर वैदिक फेज में ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, जो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं 10 राज युद्ध की। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो ये इंडो ईरानियंस जो है ना, इस तरीके से रेड वाला ये है। ठीक है। और यहाँ से एक ईरानियन ब्रांच निकल जाता है, और ये एनाटोलियन जो टर्की अभी हम लोगों ने देखा बोगाज खाई इंस्क्रिप्शन, वो यहाँ से कट जाता है। ठीक है। और यही कारण है जो आपको जो भी आर्यंस के जो गॉड रहे हैं, वैदिक गॉड रहे हैं, उनका नाम आपको बोगाज खाई इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये रास्ता यहाँ से कट जा रहा है। अब ये एंट्री होती है आर्यंस की हमारे यहाँ इंडिया में। ठीक है। और जब इंडिया में एंट्री होती है तो यहाँ पे जो आप रेड में जो चीज़ें देख रहे हो, पकठा, गांधारी, ध्रुयु, थुरवासा, अनु, पुरु, ये क्या है? ये सारे के सारे क्लैन हैं। ठीक है। तो टोटल 10 जो किंग्स थे इन क्लैंग्स के। और इसके अलावा भारत से थे आपको 10 यू सुदास। सुदास किंग का नाम था सुदास। इनकी लड़ाई होती है, ये जीत जाते हैं भरत। ठीक है। और भरत पुरु में संधि होती है। कुरु जो होता है वो रीजन होता है, पांचाल रीजन जो होता है, ये सारे मिल के एक तरीके से एक बड़ी टेरिटरी बना लेते हैं, जो कि बेसिकली महाभारत का जो युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र आपने सुना था होगा, कुरुक्षेत्र में ये लड़ाई लड़ी गई थी। और ये बैटल ऑफ 10 किंग्स की जो लड़ाई हुई थी, जो 10 राज युद्ध हुए थे, वो कहाँ हुआ था? तो परुशनी, जो कि रावी रिवर है, उसी के किनारे ये हुई थी। ठीक है। चलिए ऋग्वेद की हम लोगों ने बात कर ली, और लेटर वैदिक फेज में सामवेद को लिखा गया था। अब ये जो सामवेद है ना, इसमें आपको ऋग्वेद के ही श्लोक हैं, ज्यादातर उसी के श्लोक हैं। ठीक है। जो वर्सेस लिए गए हैं वो मोस्टली फ्रॉम ऋग्वेद हैं, और ये एक तरीके का शॉर्टेस्ट वेद है। आपको याद क्या रखना है? तो सामवेद जो है वो म्यूजिक से एसोसिएटेड है, और इसका एक उपवेद है जिसको गंधर्व वेद कहते हैं, ये भी म्यूजिक से एसोसिएटेड है। यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। आपको याद क्या रखना है? तो ये बेसिकली सेक्रीफाइशियल प्रोसीजर्स के लिए यजुर्वेद का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली यजुर्वेद इन्हीं सब चीजों में डील करता है। इसके दो टाइप हैं, एक है कृष्ण ब्लैक और शुक्ल व्हाइट। शुक्ल वाला जो है ये बाद में आया, पहले आया कृष्ण। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, जैसे यजुर्वेद के जो प्रीस्ट जो होते हैं ना, उनको कहते हैं अध्वर्यु। ठीक है। जो कि रिचुअल परफॉर्मर होते हैं। सिमिलरली सामवेद के होते हैं उद्गात्री, जो सिंगर होते हैं बेसिकली। ठीक है। उद्गात्री, गात्री से गाना, आप समझ लेना। ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद की बात कर लेते हैं, तो ऋग्वेद के जो प्रीस्ट होते हैं, जो रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, उनको कहते हैं होत्री। और ये पूछते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया था बताना। ठीक है। अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। बेसिकली इसका, इसमें आपको ज़्यादातर मेडिसिन से जुड़े हुए तंत्र, मैजिकल स्पेल्स और हीलिंग प्रैक्टिसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसमें ब्लैक मैजिक भी देखने को मिलता है, पूछते हैं ये सवाल, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वेद को पढ़ने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें से संहिता, ब्राह्मण्स, अरण्यक्स, उपनिषद्स। ठीक है। संहिता का मतलब होता है कलेक्शन, जैसा कि हम लोगों ने ऋग्वेद में समझा था। ब्राह्मण्स क्या होते हैं? तो देखो, जो भी वेद होते हैं ना, उसका जो प्रोस एक्सप्लेनेशन है, उसके प्रोस का जो एक्सप्लेनेशन है, वो आपको ब्राह्मण्स में देखने को मिलता है, जिसमें डिटेल्ड सेक्रीफाइशियल प्रोसीजर्स का जिक्र है। कुछ एसोसिएटेड ब्राह्मण्स हैं, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना। क्या है ये? तो ऋग्वेद जो है ये ऐत्रीय ब्राह्मण, ऐत्रीय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से एसोसिएटेड है। सिमिलरली सामवेद के लिए पंचविश, यजुर्वेद के लिए सतपथ ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से सवाल आते हैं। ठीक है। उसके अलावा अथर्ववेद से एसोसिएटेड है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है। उसके बाद अरण्यक क्या होता है? अरण्यक का मतलब होता है, अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, यानी कि जंगल। ठीक है। अब ये कहने का मतलब ये है, जो कोई भी टेक्स्ट वेद के बारे में डिटेल में समझना है, आप जंगल जाइए, क्योंकि ये समाज में उतनी सारी ज़्यादा चीज़ें समाज में नहीं सिखाई जा सकती। इसके लिए आपको एक तरीके का
पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए होगा। अरण्यक्स वही है, फॉरेस्ट टेक्स्ट है, सिंबॉलिक है और फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये रिचुअल और फिलॉसफी के बीच की बातें हैं। चीज़ों को अच्छे से समझना है, जाइए जंगल में, वहां से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है आओ बैठो, पास में आओ बैठो। ठीक है, मतलब सिटिंग नियर द गुरु, गुरु के बगल में आप बैठ रहे हो। ठीक है, टोटल 108 उपनिषद हैं, 13 मेजर वन है, और ये फिलोसफिकल डिस्कशन है। कुछ फेमस लाइंस जैसे आप देख लो, सत्यमेव जयते, जो कि बेसिकली मुंडकोपनिषद का पार्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद का पार्ट है। हमारे नेशनल एम्बलम में ये लिखा गया है। उसके अलावा सत्यकाम जवाला, ये छंद योग उपनिषद का पार्ट है। इसके अलावा अभी हाल ही में G20 मीटिंग जो हमारे भारत में हुई थी, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन चला था, वसुदैव वसुदैव कुटुंबकम, ये महा उपनिषद का पार्ट है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा भी गया सवाल है। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए, 6 वेदांग हैं, ये क्या है? तो ऑक्सिलरी साइंसेज हैं। मतलब आप वेद को पढ़ रहे हो, अब कहीं पे वो प्रॉस में है, कहीं पे वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोरी के फॉर्म में है, तो आपको इसको समझने के लिए वेदांग को समझना पड़ेगा। इसको लिम्ब्स ऑफ द वेद भी कहते हैं, वेदों का अंग, लिम्ब्स ऑफ द वेद्स। ठीक है, जो कि बेसिकली आपको कैसे पढ़ना है उस डिसिप्लिन को शो करता है। शिक्षा ये क्या है? तो बेसिकली उच्चारण पे बेस्ड है, फेनेटिक्स पे बेस्ड है, व्याकरण ग्रामर, निरुक्त इटोमोलॉजी। ठीक है, मतलब जो ओरिजिन ऑफ वर्ड कहाँ से हुआ, इसको इटोमोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा छंद, ठीक है, जिसमें रिदम क्या है, छंद क्या है, प्रोसोडी क्या है, और इन सभी का वर्णन आपको छंद में देखने को मिलेगा। कल्प क्या होता है? तो रिचुअल प्रोसीजर्स जितने होते हैं उनको कल्प से पढ़ा जाता है, कल्प के थ्रू समझा जाता है। और ज्योतिष, इसका मतलब हो गया एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, जो कि कैलेंडर और ज्योतिष विज्ञान जो होता है उस पर आधारित है। स्मृति लिटरेचर की बात कर लेते हैं, तो देखो कुछ वैदिक टेक्स्ट के बाद में कुछ और टेक्स्ट लिखे गए थे जो कि वेद पे ही आधारित थे। इसमें 18 पुराण, ठीक है, पूछते हैं जो कितने पुराण है टोटल, तो 18 पुराण है। ठीक है, उसके बाद है धर्मसूत्राज। देखो वैदिक पीरियड के बाद ना आपको ये, मतलब लोगों ने धर्मसूत्र लिखा था जो कि बेसिकली लीगल और सोशल कोड्स थे। आपने सुना होगा मनुस्मृति, है ना। उसके अलावा एपिक्स, रामायण महाभारत, जो कि महाभारत को ओरिजिनली पहले जय संहिता कहते थे। ठीक है, देखो अर्ली वैदिक सोसाइटी की बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने लिटरेचर की बात की, अब कैसा था सोसाइटी, कैसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, कैसा सोशल स्ट्रक्चर था, कैसे असेंबलीज हुआ करते थे। ठीक है, क्या मतलब इकोनॉमी किस बेसिस पे था, ये सारी चीज़ें पहले समझते हैं। दो फेजेस में समझेंगे, अर्ली वैदिक सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें थी और किस तरीके से इसका डिक्लाइन होता है लेटर वैदिक सोसाइटी में। डिक्लाइन प्लस चेंजेस दोनों होते हैं, कहने का मतलब कुछ चीज़ें डिक्लाइन होती हैं और कुछ आपको चेंजेस होते हैं। लास्ट में मैंने इसको समराइज भी कर दिया है ताकि आप इसको क्विकली रिवाइज भी कर सको। इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। अब जो वैदिक लिटरेचर, वैदिक एज से जितने स्टेटमेंट वाले सवाल बनेंगे ना, वो यहीं से बनेंगे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। चीफ का नाम राजन, जैसा कि बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन युद्ध की बात हमने की थी, वहां से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, गोपति, प्रोटेक्टर ऑफ द काउज। अब ये काउज क्यों यहाँ पे, देखो ऐसा है ना, जो वैदिक एज में सबसे ज्यादा महत्व काऊ को ही दिया जाता था। जिसके पास सबसे ज्यादा काऊ, वही सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति। ठीक है, गोपति का मतलब होता है जो काऊ की रक्षा करे। ठीक है, अब ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, ये जो ट्राइबल चीफ होते हैं, तो क्या ये हेरिडिटरी होते हैं? देखो अर्ली वैदिक फेज में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ये चुने जाते थे असेंबलीज के द्वारा। ठीक, कौन से असेंबलीज के द्वारा? तो समिति के द्वारा। ठीक है, कुछ असेंबलीज थे जैसे सभा, जो कि इलीट काउंसिल था, और जुडिशियल फंक्शन जो था वो सभा के द्वारा किया जाता था। समिति जो था ये बेसिकली जनरल असेंबली थे, सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे। सभा में इलीट लोग पार्टिसिपेट करते थे, जनरल असेंबली में सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे, और यही कारण है वोटिंग सिस्टम यहाँ पे होता था, और इससे किंग चुने जाते थे जो कि राजन कहलाते थे। क्लियर? ठीक है, उसके अलावा एक विधाता होता था जो कि बेसिकली एक तरीके का अर्लीस्ट ट्राइबल असेंबली था, ये जो कि बाद में जाके लेटर वैदिक फेज में खत्म हो गया, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। सोशल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, उससे पहले एक चीज भूल गया मैं। पुरोहित जो थे ना, वो रॉयल प्रीस्ट थे और इनका सबसे ज्यादा महत्व था समाज में। ठीक है, ट्राइबल चीफ के बाद पुरोहित ही थे जो कि सबसे ज्यादा महत्व रखते थे। उसके बाद सेनानी जो हुए वो कमांडर हो गए। ठीक है, और जो सोसाइटी जो था हमारा 3 डिवीजन में था, कौन सा? तो 3 फोल्ड था। एक तो प्रीस्ट, पुरोहित, जैसा कि हम लोगों ने देखा। उसके अलावा वॉरियर्स जो कि सेनानी हम लोगों ने देखा, और उसके बाद जनता, जन। ठीक है, पीपल। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। बेसिक यूनिट, फैमिली को कुल कहते हैं, कुल के बेसिस पे
काउंट होता था, कुल, ठीक है। उसके बाद जिसको कुलाप जो होते थे वही लीड करते थे। सोसाइटी पैट्रियार्कल था, ऑल्दो अर्ली वैदिक सोसाइटी में महिलाओं का महत्व बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन सोसाइटी उस समय भी पैट्रियार्कल था, ठीक है। मल्टीपल जनरेशंस हुआ करते थे, और शादी जो था वो मोनोगेमस ही था, ठीक है, पॉलीगेमस नहीं था, एक दूसरे से शादी नहीं कर रहे हैं, मोनोगेमस ही था, ठीक है। कोई चाइल्ड मैरिज और सती रिपोर्टेड नहीं था, ठीक है। शादी की उम्र 16 से 17 साल मानी जाती थी। वुमन का जो स्टेटस था, स्टैचर जो था वो बहुत ही हाई था। ये लोग असेंबलीज को भी अटेंड करते थे, ठीक है, और हाइम्स वगैरह को भी कंपोज करते थे, जो हम लोग आगे देखेंगे। इकोनॉमी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कैटल जो होता था, काऊ, वही सबसे बड़ा वेल्थ होता था। क्यों? क्योंकि पेस्टोरलिज्म था, अभी तक हम लोगों ने एग्रीकल्चर पे शिफ्ट नहीं किया था, ठीक है। अभी भी हम लोग पेस्टोरलिज्म पे ही विश्वास करते थे, मतलब गायों को रखते थे और उसी पे हमारा इकोनॉमी टिका हुआ रहता था। तो गोमत जो हुआ वो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति होता था, और ये वेल्दी कैटल ऑनर था, ठीक है, सबसे ज़्यादा गाय इसी के पास होती थी, ठीक है। वैसे कैटल ऑनर जितने भी हुए, ठीक है, वो तो थे ही थे, लेकिन जिनके पास सबसे ज़्यादा गाय थी उनको गोमत कहते थे, ठीक है, और गायों को बचाने वाले को गोपति कहते थे, ठीक है। राजन यानी कि ट्राइबल चीफ जो होते थे उनको गोपति कहा जाता था, ठीक है। एग्रीकल्चर जो था ये सेकेंडरी था, प्राइमरी था पैस्टोरलिज्म। अभी क्या है, अभी का इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर प्राइमरी है, और इसी के साथ साथ लाइव स्टॉक जो है वो सेकेंडरी पार्ट इसका माना जाता है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की जाती थी। मेन क्रॉप जो था वो था यव, मतलब बार्ली, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंसी की बात करें तो निक्शा जो था वो बेसिकली गोल्ड ऑर्नामेंट था, जो कि बाद में चल के निक्शा जो है ये कॉइन में कन्वर्ट हो गया लेटर वैदिक फेज में, ठीक है। अभी निक्शा जो था वो गोल्ड ऑर्नामेंट था। कोई प्राइवेट लैंड का ओनरशिप नहीं था, किस लिए? इसलिए नहीं था क्योंकि एग्रीकल्चर जो था वो सेकेंडरी बिजनेस था, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे जोर दिया जाता था। तो फिर कोई प्राइवेट लैंड के पीछे में लोग नहीं पागल थे, ठीक है। उसके बाद रिलीजन की बात कर लेते हैं, तो भाई साहब वैदिक एज में तो रिलीजन ही रिलीजन था। मेजर गॉड्स की बात करें तो इंद्र भगवान थे, 250 प्लस हाइम्स इनके लिए अकेले दिया गया था भाई साहब। जितने ऋग्वेद में, जितने भी 1028 जो हाइम्स थे, HYMNS, 10 मंडल में, उसमें से आपको 250 प्लस हाइम्स जो थे वो एक इंद्र पे ही बेसिस, इंद्र पे ही थे, ठीक है। वॉर गॉड इनको कहा जाता था, और पुरंदर भी कहा जाता था, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली फेवरेट है। पुरंदर का मतलब होता है फोर्ट ब्रेकर्स, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, ठीक है, मतलब किलों को ध्वस्त कर देने वाला, ठीक है। और इसके अलावा वित्रहन भी इनको कहा जाता है। अग्नि, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं अग्नि। इनकी पे 200 प्लस हाइम्स हैं, फायर गॉड हैं, और इनका रोल क्या है ना, तो ये इंटरमीडिएरी हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप वैदिक एज में यज्ञ कर रहे हो, और आपने ये फायर अल्टर है, ये आग जल रही है, ठीक है, आपने कहा स्वाहा, तो ये चीज़ सीधे गॉड को कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैसेंजर का काम है वो करती है अग्नि, ठीक है। उसके अलावा वरुणा वाटर, सेक्रेड सोम, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्रेड प्लांट और ड्रिंक दोनों थे। इंटायर मंडल नाइन्थ जो है वो सोम पे ही आधारित है। गॉडेस की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है महिला गॉडेस में उषा, जिसका मतलब होता है डॉन, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर दिया है, इसलिए मार्क कर दिया है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। जैसे इंद्र आपको मेल गॉड में थे, इस तरीके से उषा जो थी वो फीमेल गॉडेस थी, ठीक है, जो कि शाम की देवी थी। अदिति, मदर ऑफ गॉड्स, ठीक है। सरस्वती, रिवर गॉडेस, सबसे ज्यादा पूजने वाली नदी जो है वो है सरस्वती, जो कि घग्गर हकरा सिस्टम का पार्ट थी, ठीक है। और देखो, शुरुआत में नेचर वर्शिप था, प्रेयर्स थे, सिंपल सेक्रीफाइसेस थे। टेम्पल अभी भी नहीं थे दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था, टेम्पल नहीं था, यहाँ भी नहीं था। वो लेटर वैदिक फेजेस में टेम्पल्स वगैरह, आइडल वर्शिप वगैरह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तो नेचर को ही वर्शिप हम लोग कर रहे हैं। लेटर वैदिक सोसाइटी की बात कर लेते हैं, 10,000 टू 500 BC, ठीक है, सॉरी 1100 टू 500 BC ये वाला है। लेटर वैदिक सोसाइटी की बात कर लेते हैं। देखो, लेटर वैदिक फेज में होता है सोसाइटी का पतन। पहले जो राजा चुने जाते थे, अब वो पोजीशन हो गया है आपका हेरिडिटरी, ठीक है, और टेरिटोरियल कंट्रोल की बात यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और जैसे ही टेरिटोरियल कंट्रोल की बात होती है तो आपको दो नए टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगे। एक तो राष्ट्र, जिसका मतलब होता है टेरिटरी, और उसके अलावा जनपद। महाजनपद की कोई बात नहीं है, अब यहाँ पे जनपद, फुटहोल्ड ऑफ द पीपल। पहले क्या था, तो जन था, अब जनपद की बात हो जा रही है।
अब इस टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए रॉयल रिचुअल्स किए जाते हैं, ठीक है, जिससे आपको जो भी राजा महाराजा थे अपने आप को स्ट्रेंथन करते थे। इसके लिए ये लोग राजसूय यज्ञ करते थे, जिसमें देखो दक्षिणा में 2,40,000 गायें दी जाती थी, किसको, तो पुजारियों को, प्रीस्ट को। राजसूय यज्ञ क्या होता है, तो बेसिकली तिलक जो होता है ना, राज तिलक जिसको कहते हैं, रॉयल कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी। उसके अलावा अश्वमेध यज्ञ यानी अश्वमेध यानी कि हॉर्स सैक्रिफाइस। होता क्या था ना, इसमें पहले तो एक रॉयल हॉर्स को चुना जाता था जो कि पूरे साल डिफरेंट टेरिटरी में घूमेगा। जिसको रोकना है रोक ले। अगर किसी और राजा ने उस हॉर्स को रोक लिया तो फिर समझ जाओ उसने डायरेक्टली वॉर का आगाज कर दिया है, अब वो लड़ाई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये अश्वमेध यज्ञ होता है। या फिर अगर किसी ने उस घोड़े को अपने टेरिटरी से जाने दिया, तो जाने दिया का मतलब ये है जो उसने सामने वाले राजा की सुप्रीमेसी को स्वीकार कर लिया है। तो इस बेसिस पे होता है अश्वमेध, और उसके बाद उस हॉर्स का लास्ट में सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। उसके अलावा होता है वाजपेयी। वाजपेयी क्या होता है, बेसिकली चैरियट रेस होता है। वैसे वाजपेयी का मतलब होता है ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, पे है ना यहाँ पे, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, जो कि बेसिकली रॉयल सुप्रीमेसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रॉयल चैरियट रेस होता है, ठीक है। अब जरा टैक्सेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो देखो, जो भी रेगुलर कलेक्शन होता है यहाँ पे कीवर्ड क्या है, तो संग्रहित्री। ये सवाल पूछते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो बेसिकली संग्रहित्री मतलब, संग्रहित्री का मतलब संग्रह, मतलब दैट पर्सन हु कलेक्ट्स, तो ट्रेजर, टैक्स कलेक्टर, ठीक है। उसके बाद भाग दुग्ध, भाग का मतलब शेयर, ठीक है, और दुग्ध मतलब मिल्किंग दैट थिंग। तो एक्सट्रैक्टेड ऑफ किंग शेयर, मतलब जो भी किंग का शेयर होगा वो भाग दुग्ध जो होगा वो रेवेन्यू उसका कलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री की बात करें तो कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होता था, तो जो बीट ट्राइबल्स जो होते हैं ना उनके ऊपर आंच आती थी, तो यही सारे के सारे मिलिट्री में कन्वर्ट हो जाते थे। असेंबली की बात कर लेते हैं। देखो, वैसे तो अर्ली वैदिक फेज में सभा जो था वो इलीट लोगों के द्वारा लीड किया जाता था, और इसका जुडिशियल काम था बेसिकली। अभी भी ये ऐसा ही था, लेकिन नोबल्स और ब्राह्मण्स जो थे ना वो अब सभा पे राज करने लग गए थे, वही सारी चीज़ें करते थे। समिति की बात करते हैं। देखो, इसका काम क्या था, तो आपको ये जनरल असेंबली था। और इसके अलावा और क्या था, इसका काम था इलेक्शन कंडक्ट कराना। तो इलेक्शन कहाँ कंडक्ट हो रही है, अब तो यहाँ पे हेरिडिटरी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस खत्म, विधाता बिल्कुल खत्म, ठीक है। वुमन जो है अब इनका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, अब ये असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। वर्णा सिस्टम की जब हम लोगों ने बात की थी, कहाँ पे सुना था हम लोगों ने ये नाम, तो पुरुष सुक्ता, ऋग्वेद में इसकी चर्चा हुई थी, है ना, ऋग्वेद 10th मंडल में, है ना। तो ये जो वर्णा सिस्टम था वो उस समय में रिजिड नहीं था, अब रिजिड हो गया है, ठीक है। वर्ण अब यानी कि जो आदमी जन्म लेगा उसके बेसिस पे जो भी वो वर्ण का होगा वही वो काम करेगा। ब्राह्मण जो होंगे वो प्रीस्ट होंगे, रिचुअल मोनोपोली होगी। क्षत्रिय जो होंगे वो वॉरियर होंगे, रूलर्स होंगे। वैश्य जो होंगे वो प्रोड्यूसर्स होंगे, और वैश्य जो थे लेटर वैदिक फेज में ओनली टैक्स पेयर्स थे, ठीक है। और शूद्र जो थे वो सर्वेंट थे, और इनको उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ जिसको कहते हैं वो अलाउड नहीं था। नए नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होते हैं। गोत्र मतलब काउपेन, ठीक है। गोत्र गौ से ही ये वर्ड आया हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ क्लैन, ठीक है। जो एक क्लैन है और कोई और व्यक्ति है वो दूसरे क्लैन का है, अगर ऊपर से अगर भाई होंगे तो ये सारे के सारे भाई हो जाएंगे, तो इनके बीच में कोई शादी नहीं होगी। तो इस तरीके से गोत्र सिस्टम आ जाता है। और एक्सोगैमी, क्लैन एक्सोगैमी सिस्टम आता है, मतलब क्लैन के बाहर ही आप शादी करोगे, दूसरे क्लैन से ही करोगे, अपने क्लैन में कोई शादी नहीं होगी। आश्रम की बात कर लेते हैं। देखो, आश्रम आता है 4 लाइफ स्टेजेस में, ठीक है, जिसमें से 3 जो है वही इस्टेब्लिश होता है, चौथा नहीं होता है। 3 कौन कौन से, तो ब्रह्मचार्य, स्टूडेंट फेज, उसके बाद वो स्टूडेंट बड़ा हो जाता है और गृहस्थ फेज में एंटर करता है, हाउस होल्डर हो जाता है। उसके बाद वानप्रस्थ यानी कि फॉरेस्ट ड्वेलर स्टेज भी आता है, और लास्ट में आता है संन्यास यानी कि रेनेंसिएशन स्टेज। चौथा वाला जो है वो ठीक से वैदिक पीरियड में फ्लरिश नहीं होता है। मैरिज टाइप की बात करते हैं। 8 टाइप्स रिपोर्ट हुए हैं। ब्रह्म विवाह सबसे आइडियल मैरिजेस को कहा जाता है, जो वैदिक रिचुअल्स के हिसाब से होता है। उसके बाद दैव विवाह, ये क्या होता है, जो भी जो पुरोहित पूजा कराते हैं जो भी होता है उनको दक्षिणा मिलता है एज अ डॉटर। देखो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद अर्स, टोकन ब्राइड प्राइस, काउ एंड बुल। प्रजापति, देखो प्रजापति क्या है ना, जो आपको पहले
अर्ली वैदिक फेज में इंद्र जो थे वो डोमिनेटिंग थे, लेकिन लेटर वैदिक फेज में प्रजापति डोमिनेटिंग हो जाते हैं। तो कुछ भी आइडियल सिस्टम अगर देखा तो वो कहा जाता है वो प्रजापति के बेसिस पे है। तो कहने का मतलब जब भी डाउरी नहीं लिया जाता है तो उस शादी को, मैरिज को प्रजापति मैरिज कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा सभा और समिति जो दो असेंबलीज हैं उसको भी ऐसा कहा जाता है, जो उसका इंपॉर्टेंस इतना है जो वो एक तरीके से प्रजापति की डॉटर की तरह है, ठीक है। चलिए गंधर्व विवाह की बात करते हैं। तो लव मैरिज सबको पता होगा। असुर ये क्या है, तो जब परचेज करके शादी की जाती है उसको असुर विवाह। पैसाच यानी कि सिडक्शन जब करके जब मैरिज किया जाता है उसको पिशाच कहा जाता है। और राक्षस विवाह का मतलब हुआ एबडक्शन, मतलब आपने किडनैप कर लिया और तब शादी की तो उसको राक्षस विवाह कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्यों दिख रही हैं आपको, ये इसलिए दिख रही हैं क्योंकि समाज जो है वो ट्राइबल है, और ये ट्राइबल ट्राइब्स में जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं उसको एक कैटेगराइज वे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। देखो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आयरन का, जो कि लेटर वैदिक फेज में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे आगे में। कृष्ण अयास इसी पीरियड का नाम है, आयरन एज इसको कहते हैं, ठीक है। और जब ये आयरन आता है तो ये आयरन अपने आप में बहुत ही यूनिक मेटल है, मिलिएबल है, डक्टाइल है, थोड़ा सा मजबूत है, थोड़ा सा लचीला है। तो फिर इसके जो टूल्स बनते थे वो काफ़ी बेहतरीन बनते थे, और इससे फॉरेस्ट क्लियरिंग हो पाती थी अच्छे से, और धीरे धीरे एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन जाता है। नए नए क्रॉप देखने को मिलते हैं। राइस को व्रीही बुलाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। वीट को गोधुम। अब जो भी पूजा पाठ होता है, पूजा पाठ जो होता है उसमें राइस का रोल होता है, लेकिन आपको वीट का कोई रोल नहीं देखने को मिलता है। उसके अलावा अब दाल वगैरह भी उगाई जाती हैं। क्राफ्ट की बात करें तो मेटलर्जी, पीजीडब्ल्यू पॉटरी भी देखने को मिलती है। पीजीडब्ल्यू पॉटरी जहां भी देखें वो आयरन एज से लिंक्ड है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे ये पीजीडब्ल्यू पॉटरीज मिलती हैं, ओवरऑल 500 पीजीडब्ल्यू साइट्स थे, ठीक है, जो कि बेसिकली प्रोटो अर्बन सेंटर्स हैं। जैसा कि अर्बनाइजेशन की बात करें तो पहला अर्बनाइजेशन हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था। सेकंड अर्बनाइजेशन जो है वो महाजनपद है, ठीक है, जो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ रिलीजियस चेंजेस भी हुए हैं। देखो सेक्रीफाइस जो है अब वो उसका डोमिनेंस बहुत ही ज़्यादा हो गया है, रिचुअल्स भी इलेबोरेट हो गए हैं और एनिमल सेक्रीफाइस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने जाने लगा था, ठीक है। नए गॉड निकल के आए थे, प्रजापति। इंद्र जो हैं वो धीरे धीरे रेलेवेंस खोते जाते हैं, और प्रजापति क्रिएटर ये सामने में एज ए न्यू गॉड इमर्ज होते हैं, ठीक है। इंद्र अग्नि दोनों का इंपॉर्टेंस खत्म होता है। अग्नि जो है यानी कि यज्ञ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और सेक्रीफाइसेज जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे गॉड्स जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब राइजिंग ट्रेंड में है। वो थे विष्णु प्रोटेक्टर, रुद्र जो कि थे डिस्ट्रॉयर, ठीक है। और शूद्र के एक गॉड थे पूषण, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे टेरिटोरियल ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर लेंगे। पहले इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। लैंड ओनरशिप, गृहपति, हाउस होल्ड। देखो पहले अर्ली वैदिक फेज में लैंड ओनरशिप का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हम लोग थे पैस्टोरल इकोनॉमी। अब क्या है, लैंड ओनरशिप आपको देखने को मिलता है। अब ये जो लैंड जो है उस पर कम्युनल राइट्स होता है, विश जो होते हैं उनको क्लैंड, रिटेन्ड पार्टिसिपेटरी राइट्स, उसका टैक्सेशन जो है संग्रहित्री, आपने सुना होगा। गिल्ड सिस्टम ये क्या है ना, तो देखो जितने भी मर्चेंट थे ना, जो भी मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन था उसको श्रेष्ठिन्स बुलाते हैं। ये यूपीएससी का सवाल पूछा हुआ है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सवाल है। उसके बाद करेंसी की बात करें तो जो निक्ष जो हम लोगों ने देखा था एज एन ऑर्नामेंट, अब वो एक तरीके का वैल्यू यूनिट बन के सामने आ जाता है। तो हम लोगों ने अर्ली वेदा से लेके लेटर वेदा में पीरियड में क्या क्या चेंजेस देखें, तो ट्रांसफॉर्मेशन ये था। ट्राइबल जो था वो टेरिटोरियल हो गया था, जन से जनपद। पेस्टोरल इकोनॉमी से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की तरफ हम लोगों ने इकोनॉमिक शिफ्ट किया था। उसके बाद इगैलिटेरियन जो सिस्टम था वो खत्म होता है, और हेरारिकल सिस्टम आ जाता है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो पहले इलेक्शन के बेसिस पे राजा चुने जाते थे, अब ये हेरारिकल हो जाता है और हेरिडिटरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल से कॉम्प्लेक्स रिचुअल एलिब्रेशन देखने को मिलता है, और नेचर वर्शिप जो पहले देखने को मिलता था वो अब थोड़ा सा फिलॉसफी की तरफ मूव होता है, और ये एक तरीके का रिलीजियस रिवोल्यूशन है। दोस्तों फिलॉसफी की बात करें तो इसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो भी अर्ली वैदिक पीरियड था और उसके बाद जो लेटर वैदिक पीरियड था, उसके बीच में अगर हम आर्कियोलॉजी को भी देखें
ठीक है, जो क्या-क्या नई चीज़ें आई जो दिखाती हैं जो शिफ्ट हुआ है अर्ली वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड। तो फिर आर्कियोलॉजिकल कोलरेशन में अर्ली वैदिक पीरियड में भगवानपुरा एक साइट है, ठीक है? 1600 टू 1000 बीसीई के समय में 13 रूम्ड हाउस मिले थे, कैटल बोन्स मिले थे। इस समय में कोई आयरन नहीं था और प्री आयरन पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवेयर फेज इसको कहा जाता था, ठीक है? उसके बाद कॉपर का यूजेस था और कॉपर आता कहाँ से था? तो खेतरी माइंस से आता था। दोस्तों हम लोगों ने पहले पढ़ा था जो एक और साइट है मलांज खंड, कहाँ पे है? तो एमपी में, यहाँ भी कॉपर देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर खेतरी माइंस से ही आता था। लेटर वैदिक फेज में क्या हुआ था? पीजीडब्ल्यू आयरन कल्चर देखने को मिला था। 500 प्लस साइट्स अपर गैंगेटिक बेसिन में देखने को मिला। अतरंजी खेड़ा पहला ऐसा साइट था जहाँ पे आयरन का एविडेंस देखने को मिला 1000 बीसीई में, और ये एक बहुत ही बड़ा डिमार्केटिंग लाइन है अर्ली वैदिक फेज में और लेटर वैदिक फेज में, ठीक है? उसके बाद प्रोटो अर्बन साइट्स जो थे वो हस्तिनापुर, ठीक है, कौसाम्बी, ये सारे के सारे प्रोटो अर्बन साइट्स थे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। पॉलिटिकल टर्म्स राजन हम लोगों ने देखा, सभा समिति की बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, और इसको डॉटर ऑफ प्रजापति भी कहते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता था, ठीक है? उसके बाद बलि, ये क्या होता है? तो ट्रिब्यूट ऑफरिंग। संग्रहित्री टैक्स कलेक्टर, भाग दुग्ध रेवेन्यू कलेक्टर। सोशल टर्म की बात कर लेते हैं तो वर्णा सिस्टम, उसके बाद गोत्र क्लैन लिनिएज जिसको काउपेन भी कहते हैं। उसके बाद अघन्य, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है इनवायोलेबल, जिसको आप नहीं मार सकते, तो वो था काउ। काउ इतना ज्यादा सैक्रेड था, ठीक है? उसके बाद गोमत, मतलब जो भी सबसे रिच आदमी था उसके पास सबसे ज्यादा गायें थी और उसको गोमत बोलते थे। ब्रह्मवादिनी, लर्नेड वुमन, फॉर एग्जाम्पल लोपा मुद्रा, ठीक है, ये क्या थी? तो फीमेल सेज थी, ठीक है, और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था उपनिषद में। फिर रिलीजियस टर्म्स की बात करें तो रीत कॉस्मिक ऑर्डर, ठीक है, रघुकुल रीत सदा चली आई। फिर यज्ञ सैक्रिफाइस, यजमान सैक्रिफाइस परफॉर्मर, दक्षिणा प्रीस्टली गिफ्ट, सोम सैक्रेड ड्रिंक। इकोनॉमिक टर्म्स की बात करें तो गविष्ठी मतलब कैटल रेड्स, ये क्या होता है ना, जो पहले जो डकैती होती थी, चोरी डकैती जो होती थी, ठीक है, तो गायों को ही ले जाते थे, गाय इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अयास, अयास का मतलब होता है युग। कौन सा युग? कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ठीक है, उसको अयास कहते हैं। निक्ष करेंसी यूनिट थी। व्रीहि का मतलब राइस, यव का मतलब बार्ली, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। ट्राइबल से टेरिटोरियल, पेस्टोरल से एग्रीकल्चर, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। और ये रहा साइट, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ये अर्ली वैदिक फेज है और ये मूव होता है ईस्टवर्ड, ठीक है, और ईस्टवर्ड मूव होने के बाद ये लेटर वैदिक फेज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब देखो, अब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, उसमें से जितने भी अच्छे अच्छे सवाल हैं उसको मैंने यहाँ पे रखा है। लगभग आप 50 क्वेश्चंस मेरे साथ अभी करने वाले हो, और जब आप इस 50 क्वेश्चंस को कर लोगे तो फिर आपका वैदिक एज पे एक अच्छा खासा पकड़ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आर्यन जो वर्ड होता है वो क्या है? जैसा कि मैंने बताया, कोई एथनिक ग्रुप नहीं है, ठीक है, ये लैंग्वेज की बेसिस पे एक ग्रुप है, ठीक है। और आर्यन का मतलब जो होता है, टर्म पूछा जा रहा है, उसका मतलब होता है सुपेरियर रेस, यानी कि नोबल, है ना, इसी की बात हुई थी। यहाँ पे एक भाषाई समूह तो दिया हुआ है, लेकिन इंग्लिश में देखो स्पीच ग्रुप, इसको स्पीच ग्रुप तो नहीं कह सकते हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बेसिस पे तो कह सकते हैं, यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। फैमिली इज द की वर्ड यहाँ पे, ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ एक एक स्पीच पे डिपेंडेंट नहीं है ये, ठीक है। एक नोमैडिक ट्राइब बिल्कुल नहीं है, पीपल नहीं है, ठीक है। तो सुपीरियर रेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा, इसमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों ऋग्वेद जो था ये ओल्डेस्ट वेदा था, और ये कब लिखा था हम लोगों ने, मतलब हमने क्या लिखा होगा, मतलब ये कब लिखा गया था? तो अर्लीस्ट वैदिक फेज में, है ना। और कब की बात है ये? तो 1500 बीसीई में, है ना। कितने इसमें हाइम्स हैं? HYMNS, ठीक है, कितने हैं? तो ये हैं 1028 हाइम्स, ठीक है। कितने मंडल हैं? तो टोटल वैसे तो 10 मंडल हैं, लेकिन 227 जो है ये शुरुआत दौर में लिखा गया था, और इसकी लैंग्वेज क्या है? तो संस्कृत, ठीक है। अगला सवाल है, विच वैदिक टेक्स्ट इज द टर्म वर्णा रेफर टू द फर्स्ट टाइम, पहली बार वर्णा जो है उसका वर्णन कहाँ पे हुआ था? देखो, सबसे पहली बात, जो वर्णा था वो ऋग्वेद में था, ठीक है। ऋग्वेद में कहाँ पे? तो 10th मंडल में, पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। 10th मंडल में कहाँ पे, तो इसके अंदर था पुरुष सुक्त। ठीक है। क्या था वर्णा सिस्टम, तो बर्थ के बेसिस पे पर्सन का कैटेगराइजेशन था। ठीक है, या तो वो आदमी होगा, वो होगा ब्राह्मण, या फिर वो होगा क्षत्रिय, ठीक है, या फिर वो होगा वैश्य बनिया, ठीक है, या फिर वो होगा शूद्र, एज पर द वर्णा सिस्टम। ठीक है। अगला सवाल है अथर्ववेद। अच्छा, आपको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गॉड्स ग्रेस। गॉड ग्रेस क्या है, तो ये ऋग्वेद है। ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद की बात कर लें तो अथर्ववेद से हमें क्या समझ में आता है, अथर्ववेद का मतलब होता है मेडिसिन। ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद का मतलब होता है आपको सेक्रीफाइसियल प्रोसेस। कैसे याद रखा है मैंने, ऐसे याद रखा है, RAJUR, आर फॉर रिचुअल। वैसे अथर्व में भी आता है, लेकिन यजुर, तो यजुर का आर जो है वो रिचुअल। ठीक है। अथर्ववेद, अथर्व का मतलब मेडिसिन। इसके अलावा अथर्ववेद का मतलब होता है मैजिकल स्पेल्स। मतलब क्या है, मतलब उसमें वो ये सारी चीजें डील की जाती हैं। सामवेद, सामवेद का मतलब होता है म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक, म्यूजिक में SAM में सैम, सामवेद। ठीक है। इस तरीके से अगर आप याद करो तो याद हो जाता है, 2 बार 3 बार 4 बार इन सभी चीजों को देखोगे तो याद हो जाएगा। तो अथर्ववेद मेडिसिन से डील करता है। उसके अलावा ऋग्वेद जो है वो क्या है, मतलब भगवान को प्रेज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रेजिंग गॉड्स। और उसके अलावा यजुर्वेद, यजुर का मतलब रिचुअल्स, ऐसे याद करो, रिचुअल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ यज्ञ। और उसके बाद सामवेद की बात करें तो म्यूजिक एंड डांस। ठीक है। और अगला सवाल है, यहाँ भी आपको मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे दिया हुआ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, सिमिलर सा सवाल है जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फिर से देख लेते हैं। म्यूजिकल हाइम्स, सामवेद, आपको याद हो गया होगा। उसके अलावा हाइम्स एंड रिचुअल्स, रिचुअल्स से आप क्या समझते हो, रिचुअल्स से आप समझो यजुर्वेद। ठीक है। चार्म्स एंड स्पेल्स, चार्म्स एंड स्पेल्स से आपको क्या पता चलना चाहिए, चार्म्स एंड स्पेल्स, जादू टोना, तंत्र मंत्र, मेडिसिन। ठीक है, यही उपाय है। तो ये है आपका अथर्व वेद। और हाइम्स एंड प्रेयर्स, ठीक है, स्तोत्र और प्रार्थनाएं, जो कि ऋग्वेद का पार्ट है। ठीक है। Which one of the following four Vedas contains an account of magical charms and spells? निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस जादुई मंत्र, तंत्र और टोनों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद, कोई दिक्कत, कुछ समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें कौन कौन सा है, तो देखो, एक तो पहली बात है चार्म्स, उसके बाद ब्लैक मैजिक, ठीक है, उसके बाद हीलिंग के लिए, यानी कि इट इज रिलेटेड टू मेडिसिन एज वेल। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। इन ऋग्वेद देयर आर डैश मंत्रास, कितने हैं, तो 1028। ठीक है, 1024 आपने सुना होगा कंप्यूटर में, है ना, 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। सिमिलरली 1028 मंत्रास इज इक्वल टू ऋग्वेदा। ठीक है। चलिए, मैच द फॉलोइंग है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, आपको बताना है जो इससे रिलेटेड एसोसिएटेड ब्राह्मण कौन से हैं। अब ब्राह्मण का काम क्या है, तो देखो, जो भी जितने भी प्रोस होंगे, प्रोस जो होंगे, उनको एक्सप्लेन कौन करेगा, ब्राह्मण करेगा। ब्राह्मण इज बुक, मतलब ये बुक में इसका एक्सप्लेनेशन होगा। जितने भी प्रोस होंगे वेद के, है ना, वेदा के जितने भी प्रोस होंगे उसको ब्राह्मण में ही एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है। अब ऋग्वेद से एसोसिएटेड कौन सा है, तो याद कर लो, अत्रेय ब्राह्मण, याद करना पड़ेगा ये। ठीक है। उसके बाद सामवेद से कौन सा एसोसिएटेड है, सामवेद से है पंचविश। ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद से रिलेटेड कौन सा ब्राह्मण है, अथर्ववेद से रिलेटेड है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है। गाय को, मान लो ये गाय है, ठीक है, अब मान लो ये गाय है, ठीक है, इसको आप सुई लगा रहे हो, मेडिसिन दे रहे हो, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो गोपथ ब्राह्मण। ठीक है। और सतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण किससे रिलेटेड है, तो यजुर्वेद से, मतलब रिचुअल से रिलेटेड है। रिचुअल का मतलब हुआ खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम, खाओ, खाओ माँ कसम, ये जो है ये एक तरीके का रिचुअल है। ठीक है, मतलब सच बोलो, सतपथ, सत्य पथ पे चलो। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण, ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। 2 बार 4 बार देख लोगे, याद हो जाता है। मुझे भी ऐसे ही हो जाता है, याद हो गया था, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है। अगर नहीं हो तो जरूर बताओ, उपाय करेंगे चलिए, विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम, इसमें से कौन सा मंडल जो था जो वो
सोम से रिलेटेड है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, जो 9th मंडल जो था वो सोम से रिलेटेड है, इंटायरली डेडिकेटेड टू सोम। सोम क्या होता है? सोम होता है सैक्रेड ड्रिंक। कहीं कहीं पे सैक्रेड प्लांट का भी जिक्र होगा। अब देखो यहाँ पे ड्रिंक जो हो गया, उसके अलावा सैक्रेड प्लांट, उससे शायद कुछ ऐसा निकलता होगा जो कि सैक्रेड ड्रिंक बनता हो। ठीक है, इसमें क्या है, टोटल 114 हाइम्स हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझ लो बस। ठीक है, सोम हमें क्या देता है ये इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा है, जो वेद में वर्णन है, जो ये आपको अमर बनाता है। अमर का मतलब होता है इमॉर्टल बनाता है। पी लो अमर हो जाओ। उसके बाद आपको स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, पी के किसी से भी लड़ लो। ठीक है, और इसके अलावा आपको भक्ति करने की शक्ति देता है। राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञ आर मेंशन्ड इन रिचुअल्स। कीवर्ड यहाँ पे क्या है? रिचुअल। यज्ञ में आप करोगे सेक्रीफाइस, बलि दोगे। ठीक है, अब इसके लिए जो रिचुअल्स होंगे, कीवर्ड आपका रिचुअल्स ही है। रिचुअल्स का मतलब होता है सिंपल यजुर्वेद। आर फॉर रिचुअल, ऐसे याद कर लो, हो जाएगा आपका याद। ठीक है, चलिए, द कंपाइलेशन ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? बताइए भाई साहब। ठीक है, सामवेद जो है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा सामवेद के जो संकलन है, ठीक है, कंपाइलेशन है, उसमें जो भी आपको श्लोक लिए गए हैं वो ऋग्वेद के ही पाठ हैं। ठीक है, और सामवेद को कहा जाता है वेदा ऑफ मेलोडी एंड चैंटिंग। ठीक है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन। आयरन कब हमारा यूज हुआ है, कब से आया है हिस्ट्री में? तो लेटर वैदिक फेज से। ठीक है, और कौन से साइट पे पहली बार मिला है? तो वो है अतरंजी खेड़ा। कहाँ पे है ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है किसका? तो आयरन का। कब की बात है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं पहली बार आयरन कब मिला था? बीसी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार जब सवाल किया था, कवर किया था प्री हिस्टोरिक पीरियड में, तो पहली बार खेती के एविडेंस हमें कब मिले थे? तो 7,000 साल पहले, 7,000 ईयर्स अगो, है ना। तो कभी कभी ये भी पूछ देते हैं जो आयरन हमारे यहाँ कब कब की बात है, तो 1000 बीसी। इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, 1000 बीसी। लेटर वैदिक फेज में अतरंजी खेरा में पहली बार मिले थे। ठीक है, और आयरन एज, इसके बाद से आयरन एज आता है, टूल्स बनते हैं अच्छे अच्छे, और एक तरीके का रिवोल्यूशन आता है। ठीक है, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैदिक लिटरेचर। आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर जो है वो वैदिक लिटरेचर की बात हो रही है। सबसे पहले वैदिक लिटरेचर में सबसे पहले वेद आएगा, और वेद को जो कलेक्शन होता है उसको कहते हैं संहिता। तो वैदिक संहिता हमेशा फर्स्ट में होगा। तो यही कारण है ABCD सब में ये चीज़ पहले नंबर पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो भी वेद के प्रॉस होंगे, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। कौन सी बुक डिफाइन करेगी? तो वो करेगी ब्राह्मण। ठीक है, और यहाँ पे सारे ऑप्शन छट जाते हैं। तो राइट आंसर इज ए। सबसे पहले आता है कलेक्शन, वैदिक संहिता, उसके बाद प्रोस को एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक, मतलब आप जाओ जंगल, जंगल में बैठो और जंगल में फिर शांति से समझो, और इसका जो भी वेद का फिलोसफिकल पार्ट होगा आपको अरण्यक में देखने को मिलेगा। और उसके बाद आता है उपनिषद, मतलब आप अपने गुरु के पास बैठो और बैठने के बाद चीज़ों को समझो। ठीक है, तो उसको कहते हैं उपनिषद। द रिवर मेंशन्ड मोस्ट इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, सबसे ज्यादा किसको मेंशन किया गया है? तो सिंधु नदी को। ऑल्दो अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाए जो सबसे ज्यादा पवित्र नदी किसे माना गया है, मोस्ट रिवर्ड, तो वो हो जाएगी सरस्वती। लेकिन अगर सबसे ज्यादा मेंशन की बात होगी तो वो है सिंधु। ठीक है, और इस नदी को माइटी, पावरफुल सब कहा गया है। ठीक है, उसके अलावा सरस्वती, यमुना, शतुद्री, सतलज, गंगा, एक बार गंगा का भी चर्चा देखने को मिलता है। चलिए, वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। दोस्तों अस्किनी, इसको मैंने कैसे याद रखा है? इसको मैंने याद रखा है डार्क स्किन से। इसका मतलब भी यही होता है, डार्क कलर होता है। ठीक है, डार्क स्किन, है ना। और ये चेनाब से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब चेनाब का पानी होता है काला। ठीक है, तो राइट आंसर इज चेनाब। ब्यास को क्या कहते हैं? ब्यास को कहते हैं
विपासा विपासा, ठीक है, विपासा। विपासा बासु जो थी उनके ऊपर में मक्खियां, बीज जो थी वो भिन भिना रही थी, तो इससे ब्यास आप याद रख लेना। रावी नदी ये है पुरुषों की नदी। परु परुशनी, यहीं पे बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था, ठीक है, 10 राजन युद्ध भी यहीं पे हुआ था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद झेलम, झेलम क्या है, तो झेलम का पानी जो होता है ना, ठीक है, जलेबी की तरह सीधा तो नहीं होता है लेकिन इसमें विटामिन बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो इसको वितास्ता आप इससे याद कर लेना, ठीक है, ऐसे भी याद कर लो, कुछ भी किसी भी तरीके से याद कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा इंडिकेट्स द रिलेशंस ऑफ आर्यन विद अफगानिस्तान। ऋग्वेद में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी नदियां आर्यों के अफगानिस्तान से संबंध को दर्शाती हैं? दो नदी थी, ठीक है, कौन सी? तो कुभा, कुभा है आपकी काबुल नदी, आज के डेट में काबुल नदी जो है, काबुल, वो है कुभा, और दूसरी है क्रमू नदी, ठीक है, जिसको क्रमू KRAMMU भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए आपको मैच द फॉलोइंग करना है, कुछ नदियां हैं और उनका अभी का नाम है। सबसे पहली बात देखो, ये व्यक्ति थे, एक बार की बात है, गांधी जी एक बार गए थे, कहीं पे गए थे, ठीक है, और गांधी जी के पैर छूते हुए एक महिला पहुंची और उनके पैर पे जाके गिर गई, और इन महिला जो थी उनके पैर पे गिर गई और रोने लगी, और रोते रोते ये जो महिला है, ठीक है, इसके आंखों से इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे, जो एक नदी बन गई, और इस नदी का नाम था सदा नीरा, ठीक है, मतलब जिसके आंखों से मतलब हमेशा नीर बह रही हो, ठीक है। तो गांधी जी से कैसे रिलेटेड हो गई? तो गांधी जी का मतलब है गंडक, ठीक है, तो गंडक को सदा नीरा कहते हैं, आपको याद कर लेना है, ठीक है। कुछ भी स्टोरी बनाओ याद कर लो यार, ठीक है। परुशनी मतलब मर्दों की नदी, रावी, है ना। सदा नीरा गंडक, कुभा, कुभा यानी कि काबुल, है ना। और उसके अलावा सुदुत्री, सुदुत्री का मतलब होता है सतलज, SUTLEGLEZ, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डीटीज, ठीक है, यहाँ पे डीटीज की बात हो रही है, वाज बिलीव टू बी देयर प्रीस्ट, मतलब इसमें से कौन से ऐसे देव हैं जो बेसिकली पुरोहित थे, मतलब उनकी कैटेगराइजेशन जो थी वो पुरोहित वाली थी, तो वो थी बृहस्पति की, याद कर लो इस चीज को, ठीक है। बृहस्पति जो थे वो थे पुरोहित, PUROHITA, पुरोहित, ठीक है। कहाँ पे इनका वर्णन है? तो इनका वर्णन है ऋग्वेद में, ठीक है। देखो जितने भगवान थे ना, पहली बात हम लोग नेचर को पूछते थे, और हर भगवान जो थे ना उनकी एक नई कैटेगरी थी। जैसे इंद्र जो थे, इनको पुरंदर कहा जाता था, कहने का मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, और ये गॉड ऑफ द गॉड्स थे, किंग ऑफ गॉड्स थे, ठीक है, ये सबके राजा थे। वैदिक लिटरेचर में वैदिक एज की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अग्नि का काम क्या था? तो अग्नि जो थी, अग्नि जो थे वो थे मैसेंजर का काम करने के लिए। कुछ भी चीजें अगर आप आहुति में डालो, मतलब अगर आप हवन कर रहे हो, हवन कुंड, मस्तों का झुंड, हवन कुंड कर मतलब हवन में हो, ठीक है, हवन कर रहे हो, तो यहाँ से जो धुआं निकलेगा वो सीधे गॉड के पास पहुंचेगा, आपका मैसेज पहुंच जाएगा। दैट्स वाई हम लोग अभी भी पूजा करते हैं तो लास्ट में हवन करते हैं, कहने का मतलब देखो भाई साहब, भगवान जी मैंने आपके लिए पूजा की है और इस पूजा को कबूल करो। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी कौन होते हैं? ठीक है, जो वेद में मतलब जो फीमेल जो होती है ना, फीमेल सेज जो होती हैं, फीमेल ऋषि जिनको कह लो, ठीक है, उनको ब्रह्मवादिनी कहते थे, जो वेद में कंट्रीब्यूट करती थी। इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। हम मैं एक एक करके सबको बताऊंगा, ठीक है, सबके बारे में बता दूंगा। सबसे पहली बात लोपा मुद्रा की बात कर लेते हैं। लोपा मुद्रा जो है ना वो बहुत ही फेमस ब्रह्मवादिनी थी, ठीक है, बहुत ही लर्नेड वुमन थी, फिलोसफर थी, और इन्होंने ऋग्वेद के पहले वाले मंडल में ही, पहले वाले मंडल में, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया था। और ये थी अगस्त्य, ठीक है, हिंदी में लिखें तो अगस्त्य, अगस्त्य ऋषि की पत्नी, ठीक है। उसके अलावा गार्गी जो थी, गार्गी भी ब्रह्मवादिनी थी, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन है सवाल में, लेकिन द राइट आंसर इज लोपामुद्रा, ठीक है। गार्गी जो थी ये भी ब्रह्मवादिनी थी, ठीक है, और ये फिलोसफिकल, फिलोसिफिकल
डिबेट में शामिल होती थी, ठीक है। और ये जब कंट्रीब्यूट करती थी तो उपनिषद के समय में करती थी। उपनिषद जो कि बाद में आया है ना, यहाँ पे वेद के बारे में पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर इज लोपामुद्रा। क्लियर हो गया। लीलावती, मैथमेटिक्स में आपने सुना होगा एक वर्ड, किताब का नाम लीलावती है ना, तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। सावित्री की बात करें तो ये माइथोलॉजिकल फिगर है, और ये वैदिक कंपोजर तो नहीं है। चलिए अगला सवाल है, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड द वर्ड निक्षा, गोल्ड है ना, was used for jewelry, but in the later period it was used for the meaning of coins। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में ही एक्सप्लेन कर दिया था। जो निष्का जो था, निष्क, तनिष्क आपने सुना होगा। निष्क जो है ये, इसका मतलब पहले होता था ऑर्नामेंट, फिर बाद में ये आपको एक तरीके का वैल्यू सिस्टम बन गया, और उसके बाद ये क्वाइनेज में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे काम चलता था। और ये हुआ क्यों? क्योंकि पहले चलता था बार्टर सिस्टम, उसके बाद धीरे धीरे मतलब मोनेटाइजेशन हुआ, और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में क्वाइनेज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल था, और क्वाइन आया। बोघाज कोई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बोघाज कोई क्या था, याद करो अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। और हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ढूंढना शुरू किया था। चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बिटवीन द सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत। ऐसी कोई बात तो नहीं नजर आ रही है, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस वेयर फाउंड व्हिच मेंशन द नेम ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेस, बिल्कुल सही बात है। और ये बोघास कोई कहाँ पे है? तो आज के टर्की में है ये, है ना। वहां पे वैदिक गॉड्स जैसे इंद्र, वरुणा, इन सभी के नाम देखने को मिले थे, ठीक है। Who among the following wrote the original homeland of the Aryans? ये किताब जो है वो लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जो क्या था, द आर्कटिक होम इन द वेदास, है ना। कब की बात है? तो 1903, ठीक है। और इनके हिसाब से जो आर्यन जो थे ना, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को जब हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, तो इनके हिसाब से आर्यन जो थे वो आए थे आर्कटिक से। और इसको ये इस डेटा को निकालने के लिए ये वैदिक हाइम्स, एस्ट्रोनॉमिकल डेटा, ठीक है। इसके अलावा जो मतलब जैसे वो दिखते थे, जो हाव भाव, जो कपड़े पहनते थे, मतलब जो ऐसा वो दिखते थे, ठीक है, क्लाइमेटिक डिस्क्रिप्शंस वगैरह जो कह लो, उसके बेसिस पे इन्होंने ये बताया था। गोत्र का मतलब होता है काउ पेन, है ना। द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कहाँ पे आपको पहली बार गोत्र का वर्णन देखने को मिला है, ठीक है। तो गोत्र का वर्णन जो था वो शुरू में ऋग्वेद में ही देखने को मिल गया था। तो डिफरेंस क्या है? हम लोगों ने तो लेटर वैदिक फेज में पढ़ा था, है ना। लेटर वैदिक फेज में गोत्र का वर्णन क्या था, जो देखो, नहीं, कहने का मतलब ये था, जो गोत्र सिस्टम जो था वो हावी हो गया था आपको लेटर वैदिक फेज में। लेकिन गोत्र तो आपको ऋग्वेद का ही पार्ट है, और ऋग्वेद में जो ऋषि मुनि जो होते थे ना, उनके लीनिएज को दिखाने के लिए गोत्र का सहारा लिया जाता था, ठीक है। आपने सुना होगा शांडिल्य ऋषि, इसके अलावा आपने सुना होगा कश्यप ऋषि, और लोग अपने नाम में गोत्र लगाते हैं, जैसे अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप मतलब कहने का मतलब ये कश्यप गोत्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो पहले ये ऋषि मुनि के लीनियज को दिखाने के लिए यूज होता था, लेकिन बाद में ये पैट्रियार्कल फैमिली लाइन जो होता है ना, ओवरऑल उसी को दिखाने के लिए गोत्र का इस्तेमाल होने लग गया, जो अभी तक चलता आ रहा है। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली ऑफ, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से किस प्रकार का था? भक्ति, भक्ति फेज बाद में आया, ठीक है। इमेज वर्शिप एंड यज्ञ, यज्ञ मतलब इमेज वर्शिप तो नहीं, मूर्ति पूजा तो नहीं, हम लोग नेचर की पूजा करते थे, है ना। वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, बिल्कुल सही बात है, यही सही आंसर है, ठीक है। और वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति, भक्ति मूवमेंट बाद में आया था। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है, कौन से नदी के किनारे हुआ था? तो रावी नदी के किनारे हुआ है। और ये रावी नदी पहले क्या कहलाती थी? तो कहलाती थी पुरुषनी, है ना, पुरुषनी। तो राइट आंसर इज पुरुषनी। यही पूछा जा रहा होगा, द फोर्ट इन द बैंक्स ऑफ रिवर, हाँ यही पूछा जा रहा है। Which of the following rivers is referred as Matetam, Devitam, Naditam of in the ऋग्वेद? यानी कि जो सर्वोत्तम नदी मानी गई थी वो थी सरस्वती, ठीक है। और इस नदी का रिलीजियस सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा था,
है ना? देखो एंशिएंट पीरियड में चीफ लाइवलीहुड सोर्स ऑफ आर्यंस वाज, मतलब प्राचीन काल में आर्यों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? देखो भाई साहब, एंशिएंट पीरियड, अच्छा मतलब ओवरऑल पूछा जा रहा है। देखो इसमें क्या क्या है, यहाँ पे बात हो रही है लेटर वैदिक फेज की, क्योंकि आप ओवरऑल पूछ रहे हो ना, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शंस तो नहीं हो सकते। पहले क्या था, आपको लेटर वैदिक फेज में एग्रीकल्चर जो था वो डोमिनेंस में आया था ना। लेकिन उससे पहले क्या था, उससे पहले था आपको पैस्टोरलिज्म, ठीक है? ये अर्ली वैदिक फेज की बात हो रही है, ठीक है? और जो भी नई नई चीजें थी एग्रीकल्चर की, जैसे इरिगेशन, और क्या था, जो भी चीजें यूज होती हैं एग्रीकल्चर में, मतलब प्लॉइंग, प्लॉइंग जो था वो अच्छे से तब इमर्ज हुआ जब आयरन एज आया, है ना? यानी कि लेटर वैदिक फेज की बात हो रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वी विल गो बाय कृषि। चलिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है आपको। व्रीहि, व्रीहि क्या होता है भाई साहब? तो व्रीहि होता है चावल, यानी कि राइस। मुग्धा, मूंग को मुग्धा कहते थे, ठीक है? यहाँ ऑप्शन होगा मूंग, है ना? हो गया। उसके बाद यव, यवा का मतलब बार्ली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार्ली, जिसको हिंदी में कहते हैं जौ। और यही कारण है जो जौ का इस्तेमाल पूजा पाठ में देखने को मिलता है। उसके अलावा इक्षु, इक्षु क्या है? तो ये है आपको गन्ना, ठीक है? तो कुछ कुछ चीजें ना, आप जब ऐसी चीजें पढ़ोगे तो ओवरऑल जब आपका नॉलेज बनेगा, तो फिर चीजें आपकी कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएगी, आप ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछ देते हैं जो इसमें से कौन सा हमारा इंडिजीनियस क्रॉप है, कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा क्रॉप अभी आया, कौन सा नहीं आया। जैसे पटेटो, पटेटो क्या हमारा क्रॉप है या फिर बाहर से आया? तो ये बाहर से आया। टमेटो, ये भी बाहर से आया, ठीक है? पोटैटो पुर्तगाली लोग लेके आए थे, वो लोग खाते थे, वो लेके आए, यहाँ पे लगाया उन्होंने, ठीक है? चाय भी बाहर से आया, ठीक है? टी जो था वो भी बाहर से आया। इसके अलावा कॉफी, कॉफी भी बाहर से आया। एक एक बाबा थे, बाबा बुदान, इन्होंने क्या किया था, ये 5 बीज लेके आए थे कॉफी के, और इन्होंने कॉफी के बीज को अराकू वैली, कहाँ पे है? अराकू वैली आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है? वहां पे इन्होंने लगाया, और इस तरीके से कॉफी प्लांटेशन की शुरुआत हुई हमारे यहाँ। बाबा बुदान हिल्स में लगाया, सॉरी, ठीक है? बाबा बुदान हिल्स में लगाया, और फिर इस तरीके से कॉफी की शुरुआत हुई। और इन्हीं के नाम पे बाबा बुदान हिल्स भी है, जो कि कर्नाटका में है, ठीक है? तो इससे कुछ चीजें पता चलती हैं। देखो अब ये चीज मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ जो ये इक्शू है, यानी कि शुगर केन। अभी हमारे यहाँ कितना ज्यादा शुगर का कंजम्पशन होता है, तो क्या शुगर केन ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया? नहीं, यहाँ पे तो दिख रहा है भाई साहब, ये तो वैदिक समय से ही था, है ना? भले आर्यंस लाए हों, लेकिन ना, या फिर ना लाए हों, ठीक है, ब्रिटिशर्स तो नहीं ला रहे हैं। द ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन वाज, ऋग्वैदिक काल की वजह कि वह जनसभा कौन सी थी जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? दोस्तों बात यहाँ हो रही है सभा की। सभा वाज डोमिनेटेड बाय इलीट ग्रुप्स, ठीक है? बाद में लेटर वैदिक फेज में इन्हें ब्राह्मण्स जो थे, ब्राह्मण्स वो रूल करने लग गए थे। और काम क्या था इनका? तो इनका काम था जुडिशियल फंक्शन बेसिकली, ठीक है? और यही कारण है जो ये आपको अर्ली वैदिक पीरियड में भी था और लेटर वैदिक पीरियड में था। समिति का काम क्या था? देखो समिति का काम था इलेक्शन, और ये जो समिति था वो था जनरल पीपल का, जो कि जैसे ही आपको सिस्टम चेंज हुआ, हेरिडिटरी लाइंस पे लोग चुने जाने लगे, ठीक है? मतलब इलेक्शन होना बंद हुआ, समिति का रोल भी खत्म हो गया, ठीक है? विधाता भी पूरी तरह खत्म हो गया, है ना? तो यहाँ पे जुडिशियल फंक्शन की बात हो रही है, तो जो सभा कैरी करता था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति, ठीक है? अब किस प्रजापति की बात हो रही है, और सभा और समिति को वेद की टू डॉटर्स माना गया है? किस में? तो ये अथर्ववेद में। पहली बात, वो लेटर वैदिक फेज की बात हो रही है, क्योंकि प्रजापति जो हैं वो बाद में आए थे, ठीक है? ऋग्वेद में इंद्र जो थे वो मेन थे, तो ऋग्वेद तो हो नहीं सकता, ठीक है? तो ये थोड़ा सा टफ सवाल है, जिसका सही आंसर है अथर्ववेद। Which officer was known as Bhagdugdh during the Vedic
एडमिनिस्ट्रेशन। भाग का मतलब होता है शेयर, किसका शेयर? किंग का शेयर। दुग्ध का मतलब वो एक्सट्रैक्टर, मतलब जो लेता है, ठीक है। तो बेसिकली भाग दुग्ध का मतलब ये हुआ रेवेन्यू कलेक्टर, है ना, कर वसूलने वाला जो अधिकारी है। आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन आयुर्वेद, जो कि जीवन की विज्ञान है, वो सबसे पहले किस में प्रकट हुआ? दोस्तों इसके लिए आपको ये समझना होगा जो अथर्ववेद के बारे में, अथर्ववेद में हम लोगों ने पढ़ा था इसका इंपॉर्टेंस जो मेडिसिन के फील्ड में है। और आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद जो है ये इसी का उपवेद है। अगला सवाल है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू, ऋग्वेद में सबसे अधिक संख्या में रचनाएं किस देवता को समर्पित हैं? तो राइट आंसर इज इंद्र। इंद्र को सबसे ज्यादा समर्पित है, कितने? तो मतलब 250 से प्लस, 250 सॉरी 250 प्लस जो है वो सारे के सारे इंद्र को समर्पित हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है अग्नि। अग्नि जो होती हैं वो मैसेंजर का काम करती हैं, ठीक है। और इंद्र जो है वो किंग ऑफ गॉड्स हैं, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, ठीक है। और इंद्र को इतना बड़ा क्यों माना जाता है? तो इंद्र जो थे ना, उन्होंने एक एक डीमोन था, मतलब एक राक्षस था जिसका नाम था वृत्र, इनका वध किया था। और उसके बाद वाटर को, जो वाटर वृत्र ने कैप्चर कर रखा था, उसको रिलीज किया था। 800 BC टू 600 BC इज रिलेटेड टू विच एरा? देखो 800 BC टू 600 BC जो था उसको कहते थे ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग का मतलब ये हुआ यहाँ पे ब्राह्मण्स का संकलन किया जाता था, ब्राह्मण नॉट एज ए ब्राह्मण कास्ट, ब्राह्मण बुक। देखो जो भी वेद थे उसके जितने भी प्रॉस टेक्स्ट थे, प्रॉस मतलब जो बेसिकली श्लोक थे उनको एक्सप्लेन करना था। और वो एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो वो सारे मिलेंगे आपको ब्राह्मण में, ठीक है। और जब ये ब्राह्मण युग था तो इस समय में आपको जितने भी पुरोहित थे उनका बोलबाला था, ठीक है। और इसी के बाद 600 BC के बाद अराउंड आप समझ लो 500 BC के बाद रामायण और महाभारत लिखी गई, ठीक है। और जब ये रामायण और महाभारत लिखी जाती थी तो वो थी आपको महाकाव्य, हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहो तो एपिक एज, क्योंकि दोनों एपिक थी, बहुत बड़ी स्टोरी। जैसे बड़ी बड़ी ग्रंथ मतलब गाथाएं जो लिखी जाती थी उसको एपिक कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आया था आपका सूत्र एज, ठीक है, जो कि ब्राह्मण एरा के बाद था, ठीक है, जिसमें आपको रिचुअल्स के जो मैनुअल्स जो थे ना वो लिखे जाने लगे, सूत्र लिखे जाने लगे, ठीक है। धीरे धीरे सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, जो एक नए रिलीजन को लाना पड़ा, ठीक है। उसका नाम है बौद्धिज्म और जैनिज्म। कारण क्या था जैनिज्म और बौद्धिज्म के आने का? वो कारण ये था, जो ये जो आपका वैदिक एज जो था इसमें चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी, मतलब वर्ना सिस्टम के हिसाब से बाय बर्थ लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता था और उनको बताया जाता था आप यही काम कर रहे हो, ठीक है। और धीरे धीरे जो रिचुअल्स थे, जो सेक्रीफाइसेस थे, वो इतने ज़्यादा हो गए थे, जो लोगों को नया धर्म चाहिए था, उसके लिए बुद्धिज़्म और जैनिज्म आया था, ठीक है। ताकि ब्राह्मणिज्म को केटर किया जा सके, मतलब टैकल किया जा सके। गायत्री मंत्र की बात करें तो ये किस बुक में मेंशन्ड है? तो गायत्री मंत्र जो है वो भी ऋग्वेद में मेंशन्ड है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। कौन से मंडल में था? तो ये था मंडल 3, ठीक है। श्लोक नंबर सूक्त नंबर 62, मंत्र नंबर 10। ये मतलब ऐसे याद कर सकते हो 362 10, अगर याद करना हो तो, ठीक है। और ये हिंदुइज्म का सबसे सेक्रेड मंत्र माना गया है, ठीक है। और इस मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहते हैं, ठीक है। और ये सन गॉड गॉड को, उनके लिए ये है। टोटल नंबर ऑफ पुराण, जैसा कि मैंने लेक्चर के दौरान ही बताया था, ये कभी कभी पूछ देते हैं, तो टोटल महापुराण जो है ना, ठीक है, वो है 18, ठीक है। और ये जो पुराण जो होते हैं वो किस पे हैं? तो माइथोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, जीनियोलॉजी, एथिक्स, फिलॉसफी, इन सभी पे बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो वो
भागवत पुराण आपने सुना होगा, ठीक है। विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये स्टोरीज वगैरह इसमें होती हैं, ठीक है। मत्स्य पुराण, ठीक है। तो 18 पुराण होते हैं और 18 उप पुराण भी होते हैं, बस आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। ओरिजिनली द महाभारत वाज नोन एज, उसको शुरू में जय संहिता बुलाते थे, ठीक है। और जय संहिता क्यों बुलाते थे? तो महाभारत जो था ना, वो बेसिकली इसको कलेक्शन कह लो, जय मतलब, जय का मतलब प्रेजिंग हो रही है ना, तो इसको सॉन्ग ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं, जय हो, ठीक है। इसमें देखो, शुरुआत के समय में ये, मैं जब इंडियन लिटरेचर पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए कवर कर दूंगा, ठीक है। वैसे समझो, जब महाभारत शुरू में लिखी गई थी तो उसमें थे आपको 8800 वर्सेस, ठीक है। बाद में और भी ऐड हुए, कितने ऐड हुए वो भी समझो। देखो, पहले था ये भारत, फिर ये बन गया महाभारत। महा का मतलब क्या हुआ, महाभारत, ठीक है। और इसमें 1 लाख श्लोक हैं, ठीक है। और ये आपको लॉन्गेस्ट एपिक, एपिक का मतलब महाकाव्य, ठीक है, इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के और कौन कौन से एपिक्स हैं? देखो, एक तो आपने सुना होगा ट्रॉय, इलियाड, है ना। ऐसे ही बहुत सारे महाकाव्य हैं, उसमें से महाभारत जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। सत सहस्री संहिता इज द निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, ठीक है। सत सहस्त्री, ठीक है, इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 100,000 वर्सेस, महाभारत, ठीक है। 1 लाख श्लोक, ठीक है, अक्रॉस 18 पर्व में ये डिवाइड है। जैसे हम लोगों ने ऋग्वेद को 10 मंडल में डिवाइड किया था, यहाँ पे पर्व में डिवाइड है, ठीक है। 18 बुक्स में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। लॉन्गेस्ट एपिक है। इन विच फेज वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी क्लियरली स्टेटेड? देखो, अनटचेबिलिटी जो था ना, ठीक है, ये शुरू में कोई ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ऑल्दो वर्ना सिस्टम था, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट अनटचेबिलिटी का जो आ गया था, ये एक्सप्लिसिट रूप से, यानी कि एक्सप्लिसिट का मतलब हुआ प्रत्यक्ष रूप से, वो आपको धर्मशास्त्र फेज में देखने को मिलता है, या ना ही ऋग्वेद में, ना ही लेटर वैदिक फेज में, ठीक है, ना ही लेटर गुप्ता फेज में। ये धर्मशास्त्र फेज की बात हो रही है यहाँ पे। धर्मशास्त्र फेज कब? तो ये 500 BC टू 200 सी, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं, ठीक है, क्योंकि मनुस्मृति में वर्णा का जो वर्णन है, वो इस वर्णन के बेसिस पे काम को भी अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अच्छे तरीके से मतलब ज्यादा डिफाइन किया, अच्छा क्या होगा, डिफाइन कर दिया ज्यादा, ठीक है। जिसमें प्योरिटी का भी कॉन्सेप्ट है, अनटचेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अनटचेबल्स को क्या बोलते थे? तो बोलते थे अंत यजस, ठीक है, या फिर चांडाल, हिंदी में लिखें तो चांडाल। और ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इससे भी बाहर अनटचेबल्स को रखा जाता था, ये अलग से ही एक कैटेगरी बना दी गई थी, ठीक है। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद का पाठ है? और ये सवाल इतना कॉमन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, मत पूछो, इसलिए आप इसको याद कर लो, ये है मुंडकोपनिषद का पाठ, ठीक है। सीधे आपको याद करना है, सत्यमेव जयते का मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, ठीक है, सत्य की ही जीत हो रही है, ठीक है। और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ भी आपको 316 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सत्यमेव जयते जो है, ये है आपका नेशनल मोटो, ठीक है। और कहाँ पे मेंशन है? तो नेशनल एम्ब्लेम जो है, एम्ब्लेम, उसके ठीक नीचे में ये इस तरीके से सत्य मेव जयते ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिलॉसफी है इसको, मतलब सत्य जो है, और सत्य की जो जीत होती है, बस यही है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया चीज है? तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो है, ये आपको
उपनिषद का ही पार्ट है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था, है ना? तमसो मा ज्योतिर्गमय का मतलब क्या होता है? तो लीड मी टू द डार्कनेस टू लाइट, मतलब अंधकार, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, है ना? हे माते, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। द लेजेंड ऑफ सत्यकाम जबाला, ठीक है, विच चैलेंजेस द स्टिग्मा ऑफ बीइंग द अनमैरिड मदर इज मेंशन्ड इन। अच्छा, अनमैरिड मदर की जो स्टिग्मा वाली स्टोरी है, सत्यकाम जबाला, ठीक है, ये छंदयोग उपनिषद में इसका मेंशन है। और इसकी स्टोरी बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज़्यादा मूवीज़ वगैरह में देखने को मिलती थी, सिमिलर सी स्टोरी। कहानी क्या है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था सत्यकाम, ठीक है, एक लड़का था सत्यकाम। सत्यकाम को चाहिए था एडमिशन किसी गुरु। अब इससे पूछा गया, जो भाई साहब तुम्हारा गोत्र क्या है, कौन से गोत्र से हो तुम, ठीक है, गोत्र पता नहीं है। तो फिर ये जो सत्यकाम की मदर जो थी, उनका नाम था जबाला, उन्होंने कहा कि हमें इसके फादर का नाम नहीं मालूम, गोत्र नहीं मालूम। तो उसके बाद जो गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि जो थे, उन्होंने बताया, जो देखो इतना सच बोलने वाला कोई ब्राह्मण ही होगा ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उसका एडमिशन लिया था। तो ये दिखाता है ट्रुथ, ऑनेस्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड स्टोरी ऑन बर्थ। फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वाज, फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा वाज क्या था भाई साहब? स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, सबसे पहला स्क्रिप्ट की बात करेंगे ना, ठीक है, तो मतलब ऑल्दो नॉट ओरिजिनली रिटन, मतलब वैसे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहला जो अर्लीस्ट नोन स्क्रिप्ट जो था ना, वो था ब्राह्मी। देवनागरी बहुत ही बाद में आया, ठीक है। खारोष्ठी क्या है ना, जो खारोष्ठी जो था, वो जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है, सॉरी फॉर द रॉन्ग मैप, ये आपका जो ये जो रीजन है ना, मतलब नॉर्थ वेस्ट से ये इंडिया में आया। पाली जो है, पाली लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज मतलब भाषा, और स्क्रिप्ट मतलब जिस जिस भाषा, मतलब जिससे लिखते हैं ना, उसको कहते हैं स्क्रिप्ट। तो राइट आंसर इज ब्राह्मी। अगला सवाल है, देयर इज अ सिमिलरिटी इन अवेस्टा एंड द ऋग्वेदा, फ्रॉम व्हिच रीजन इज द अवेस्टा रिलेटेड? देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था, जो आर्यंस जो है ना, वो इस तरीके से आपको, जो स्टेपिस रीजन था, स्टेपिस जो ग्रासलैंड वाला रीजन था, वहां से ये इस तरीके से होते हुए सबसे पहले ईरान पहुंचे। ईरान में इन्होंने अपना सेटलमेंट डाल दिया, ठीक है। और फिर ये फेज बाय फेज इस तरीके से ये धीरे धीरे कुछ लोग एंटर मारते गए, एंट्री मारे किसमें? तो हमारे भारत में। क्या बना रहा हूँ मैं इमेज, चलो ठीक है। हाँ, ठीक है, हमारे भारत में इन्होंने फिर इस तरीके से यहाँ से एंट्री मारना शुरू किया। तो इसी कारण से जो भी इंडो ईरानियन टेक्स्ट जो थे ना, वो आपको इंडिया के जो टेक्स्ट और ईरान के जो टेक्स्ट से शुरुआत में, उसमें बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलता है। अब ये जो अवेस्टा जो था, अवेस्टा, ठीक है, ये कहाँ का है? तो ईरान का है, ठीक है। ये सवाल पूछा जा रहा है, आपने सुना होगा एक भगवान जेंड अवेस्टा। तो ये अवेस्टा जो है, अवेस्टा, ये आपको सेक्रेट टेक्स्ट टेक्स्ट है जोरोस्ट्रेनिज्म का, ठीक है। जोरोस्ट्रेनिज्म, नियज्म, अगर मैं सही स्पेलिंग लिख रहा हूँ तो, ठीक है, जो कि बेसिकली ईरान का एक एंशियंट रिलीजन था। हिंदी में कहें तो जस्थूरा, कैसे लिखेंगे? जस्थूरा। तो आपको ईरान और इंडिया दोनों में आपको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का प्रयोग दिखेगा। यूरोपियन फैमिली है ना ये, इंडो यूरोपियन फैमिली का लैंग्वेज का प्रयोग यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा इंद्र जो हमारे यहाँ क्या थे, मतलब गॉड, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा स्थान इन्हीं का है, ठीक है। अब सबसे बड़ा स्थान, अब ये जो इंद्र जो है, ये कुछ लोग उनको नहीं पसंद करते थे, तो ईरान में जो आपको टेक्स्ट दिखता है, ठीक है, जो अवेस्था दिखता है, इसमें ये जो इंद्र जो हैं वो डीमन बन चुके हैं, मतलब अच्छा उनको नहीं दिखाया गया है, ठीक है। और वहाँ पे थे अहुरा करके, वो थे लॉर्ड, जो हमारे यहाँ बन जाते हैं
असुर। अब ये जो असुर जो हैं इनको लेटर वैदिक फेजेस में मतलब थोड़ा सा डिमोनाइज कर दिया गया था और आज तक किया जा रहा है। असुर जो आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है, वो अब डीमन का ही कैरेक्टर प्ले करते हैं, है ना। तो यही सिमिलैरिटी है। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज कंसीडर्ड एज अघन्य। अघन्य का मतलब जिसको आप हन्य नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, ठीक है। किसको नहीं मार सकते? गाय को। गाय मतलब वैदिक फेज मतलब गाय, ठीक है। यू कांट डू एनीथिंग। वैदिक फेज में जो राजन होते थे, राजा जो होते थे, ट्राइबल चीफ जो होते थे, ठीक है, वो प्रोटेक्टर ऑफ द काउ कहलाते थे। गोपति, प्रोटेक्टर ऑफ द काउज। मैच द फॉलोइंग आ गया, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरीके की इकोनॉमी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन थी, ठीक है, याद कर लो इस चीज को, ठीक है। सेकंड अर्बनाइजेशन महाजनपद, फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन ही हमारे कंट्री में अर्बनाइजेशन लेके आई थी। लेटर वैदिक सोसाइटी क्या था? तो वो था एग्रीगेरियन, ठीक है ना। लेटर वैदिक सोसाइटी जो था वो एग्रीगेरियन था, ठीक है। ऋग वैदिक सोसाइटी कैसा था? तो वो पेस्टोरल, ठीक है। काउ जो था वो सेक्रेड एनिमल था, वही बेस्ड था, ठीक है। उसके बाद मेडाइवल पीरियड पढ़ेंगे आराम से, तब जाके यहाँ पे जमींदारी सिस्टम आता है। चलिए वेद के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है, क्या बताना है, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। द वेद्स आर कॉल्ड श्रुति, ठीक है। कहा बिल्कुल सही बात है। द ऋग वेद कंसिस्ट ऑफ 10 मंडल्स, ये भी दोनों सही बात है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है ना। Which ऋग्वेदिक गॉड इज कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन गॉड एंड men? ऋग्वेद देवताओं में से कौन सा ईश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ माना जाता है? बता चुका हूं मैं, अग्नि जो है मैसेंजर थी, है ना। According to the ashram system of Vedic life, which of the following is the third stage of life? सबसे पहले आते हैं आपको ब्रह्मचार्य यानी कि स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। दूसरे नंबर पे गृहस्थ, गृहस्थ। तीसरे नंबर पे वानप्रस्थ, यही तो पूछा जा रहा है ना। तो वानप्रस्थ इज द राइट आंसर। और चौथे नंबर पे संन्यास। द वेदांगास मतलब जो वेद का जो लिम्ब होता है ना, वेद का जो अंग होता है, वेदांगास आर द हिंदू ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट टाइम्स एंड आर लिंक्ड टू द स्टडी ऑफ वेदास। दीज आर डैश इन नंबर। कितने हैं टोटल? 6 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछ देंगे इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो शिक्षा, ठीक है, व्याकरण ग्रामर, उसके बाद निरुक्त इटिमोलॉजी, उसके बाद छंद मैट्रिसेस, ठीक है, उसके बाद कल्प, उसके बाद ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी। टोटल है 6। Which among the following was not a part of the 3 sections of the ऋग्वेदिक ट्राइब? निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेदिक जनजाति के 3 वर्गों का भाग नहीं था? देखो पुरोहित तो थे ही थे, ठीक है। उसके बाद वॉरियर थे, ठीक है। और फिर ऑर्डिनरी पीपल थे, क्राफ्टमैन जो थे, कारीगर जो थे, वो 3 वर्ग का पार्ट नहीं थे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता रखा है। A large number of words are derived from the word go, meaning cow. A wealthy person is known as गोमत, ठीक है। उसको गोमत कहते हैं, है ना। जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती है उसे गोमत कहते हैं, धनवान व्यक्ति को। गोमत का मतलब होता है पोजेसर ऑफ द काउ, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने वैदिक पीरियड खत्म कर लिया है। और वैदिक पीरियड जो होते हैं, जो भी सवाल जैसे भी आते हैं वो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। और ये वैदिक पीरियड का अंत क्यों हुआ? वैदिक पीरियड का अंत इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सनेस बहुत ही ज़्यादा आ गया था। ब्राह्मणिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा हावी हो गया था। और इसीलिए बुद्धिज़्म और जैनिज्म लाया गया, ताकि आपको एक तरीके से फिर से इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाई जा सके, ठीक है। कहने का मतलब ये। लेकिन एक बात बताऊं, ये चलो ठीक है, समझ में आता है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ था इसीलिए ये लाया गया। लेकिन जैनिज्म भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मतलब जैनिज्म के जो भी रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स मतलब जो चीज़ आपको फॉलो करने पड़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको वो कोई आम व्यक्ति नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही होता है जो इसका भी कहीं न कहीं धीरे-धीरे लोगों ने इसको अपने हिसाब से ढाला ज़रूर है। ख़ैर इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। थैंक यू।